हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये एनसीईआरटी रीडिंग की क्लास है, ठीक है। और आज अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक बात है। प्लांट्स की बात करेंगे, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, उसकी बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एनसीईआरटी रीडिंग की क्लास है, अगर आपकी पहली क्लास है ये, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कैसे ये क्लास होती है। इसमें अपन डिटेल में चैप्टर तो करते हैं, साथ में उसकी एनसीईआरटी को भी, उसकी लाइंस को भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो जितना एनसीईआरटी में दे रखा होता है उसको अपन बढ़िया से समझते हैं। ठीक बात है। इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको वहीं मिलेंगे और आगे के जो टेस्ट के अपडेट हैं और जो आगे क्लासेस के जो अपडेट है वो वहीं मिलेंगे। आपको टेस्ट आपको देने हैं तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। और या आप सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पे RNM Academy, आप डाउनलोड कर लेना और वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री है। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज के लेक्चर को शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट और कर लूं मैं आपसे कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, आपको जल्दी जल्दी क्लासेस मिलती जाएंगी। ये जो चैप्टर है लेंथी चैप्टर है, इसको अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स में अपन करने वाले हैं इस चैप्टर को। आधा चैप्टर आज अपन करेंगे, आधा चैप्टर अपन कल करेंगे। आधा चैप्टर कितना करेंगे आज अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और दोनों की युग्मक बना लेंगे, युग्मक बन जाएंगे। फिर अपन कल पढ़ेंगे जिस जो सेकंड पार्ट होगा उसमें परागण पढ़ेंगे, पोलिनेशन पढ़ेंगे और फिर इसका आगे की जो प्रोसेस है वो बीज वाली वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ध्यान से सुनना। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, देखो लैंगिक जनन सब जानते हो आप, अपन पढ़ के भी आए हैं मानव जनन के अंदर। लैंगिक जनन आप सबको पता है कि जिसमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, दो जनकों की जरूरत पड़ती है। पेरेंट्स मतलब जनक, ऐसा जनन जिसके अंदर दो जनकों की जरूरत पड़े उसको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अरे ठीक बात है क्या? ठीक है, तो लैंगिक जनन द्विजनक होता है, बिल्कुल सही बात है। दो जनकों की जरूरत पड़ेगी। द्विजनक कौन है? एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। ठीक है, एक मेल जनक है, एक फीमेल। सीधी सी बात है, दो जनकों की जरूरत पड़ेगी लैंगिक जनन के अंदर, एक मेल और एक फीमेल। ठीक बात है। मेल से क्या बनवा लेंगे अपन? मेल का युग्मक बना लेंगे। अरे मेल है तो मेल का युग्मक ही बनाएगा। मेल से मेल का युग्मक बन जाएगा, फीमेल से फीमेल का युग्मक बन जाएगा। युग्मक बन के तैयार हैं, दोनों युग्मकों को आपस में मिलाएंगे, क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है और फिर आगे जाकर क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। अपन ने जैसे मानव जनन के अंदर क्या पढ़ा था? पहले अपन ने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, अपन ने लैंगिक जो अंग था वो अपन ने पढ़ा बढ़िया से। फिर अपन ने स्त्री वाला पढ़ लिया, दोनों की युग्मक बना लिए। फिर दोनों युग्मकों को आपस में मिलाना होता है। फिर मिलाने के बाद में क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। उस जाइगोट से फिर एम्ब्रियो भ्रूण बनता है। भ्रूण से क्या बन जाता है? वहां पर बच्चा बना था, यहां पर बीज बन जाएगा। बस ये डिफरेंस है जी। तो सेम उसी तरीके से अपन यहां इस चैप्टर को करने वाले हैं। पहले क्या पढ़ेंगे अपन? पहले अपन जो नर जनन तंत्र है उसके बारे में यहां पर पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका युग्मक बना लेंगे। फिर अपन स्त्री जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका युग्मक बना लेंगे। दोनों के युग्मक जब बन जाएंगे उनको आपस में मिला देंगे और फिर अपन क्या युग्मनज बन जाएगा, भ्रूण, फिर बीज बन जाएगा। ये प्रोसेस अपनी सिंपल सी प्रोसेस रहेगी अपने। तो एक एक टॉपिक को अपन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना बस। ठीक है, जितने भी पुष्पी पादप हैं उनमें लैंगिक प्रजनन होता है। जितने भी प्लांट्स आपको दिखाई दें जिनके अंदर आपको फूल दिखाई दें वो कैसे होंगे? उनके अंदर लैंगिक जनन तो होगा ही होगा। और जो पुष्पी पादप हैं वो प्लांट्स कैसे होते हैं? वो आवर्त बीजी होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? आवर्त बीजी। आवर्त बीजी प्लांट्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। सुना होगा आपने ये नाम। ठीक है, आवर्त बीजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म है। ठीक बात है। चलो अभी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन वाली एनसीईआरटी रीडिंग देख लेते हैं, उसके बाद में अपन वापस यहां आएंगे और आगे उसको समझेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं बाद में बताता हूं। चलो आ जाओ आ जाओ। क्या कहती है एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन में? क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप जो है वो लैंगिक प्रजनन
लेकिन लैंगिक प्रजनन करते हैं, लैंगिक प्रजनक होते हैं पुष्पी पादप, इसलिए भाग्यशाली इसलिए बोलते बोल एनसीईआरटी, क्योंकि लैंगिक प्रजनन होता है, इसलिए क्या है, वेरिएशंस आते रहते हैं, ठीक है, जो भिन्नताएं हैं, जो विभिन्नताएं हैं वो आती रहती हैं, ठीक है, इसलिए लैंगिक प्रजनन क्या भाग्यशाली नहीं, अपन को अलग अलग टाइप के फूल अपन को देखने के लिए मिलते हैं, कैसे, क्योंकि वेरिएशंस आते रहते हैं। चलो, असंख्य प्रकार के पुष्प हैं, ठीक है, बहुत मतलब अलग अलग प्रकार के पुष्प है भाई, ठीक है, अपन नॉर्मली कितने देख लेते हैं यार, गुलाब का देख लिया, गेंदे का देख लिया, कितने सारे अपन को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं। कैसे देखते हो, टकटकी लगाकर, ठीक है, सूंघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं। ये सारी बातें एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है, ये फूलों के बारे में, ठीक है, फूलों की वर्णन कर रहा है कि फूल जो है उनको अपन कितने प्यार से देखते हैं। आपको बढ़िया से सुंदर से फूल देखेंगे तो आप उसको 2 मिनट तो उसको देख ही लोगे, ठीक है, उस फूलों को अपन सूंघते हैं, गुलाब की क्या खुशबू आ रही है, ठीक बात है। उसके अलावा क्या कहती है कि उनकी जो महक है हमें क्या कर देती है, मदहोश कर देती है, ठीक है, और उनके भरपूर रंग आदि ये सब बातें लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। अब उनका रंग जो है कलरफुल होते हैं, फूल जो है कलरफुल होते हैं, गेंदे का फूल अलग कलर का, गुलाब अलग कलर के आते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग वैरायटी आती है गुलाब की, जो अलग सफेद गुलाब, पीला गुलाब, लाल गुलाब, गुलाबी गुलाब, तो अलग अलग प्रकार के गुलाब आते हैं। तो इनके जो रंग हैं ये सारी किसमें सहायक हैं, पर लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। अब किस प्रकार से सहायक है वो आगे मैं आपको बताऊंगा ना, कि खुशबू आना, रंग, ये सारे सहायक होते हैं किस चीज में, इसके लैंगिक प्रजनन में ये सहायक होते हैं। 1 मिनट दीजिएगा भाई, ठीक है, ओके। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। अपन जब पुष्प ये समझते हैं कि पुष्प तो हमारे सिर्फ हमारे काम का ही है, ठीक है, तो सिर्फ हमारे उपयोग के लिए नहीं कि भाई पुष्प को तोड़ लिया, बालों में लगा लिया, पुष्प को तोड़ लिया और घरों पे लगा लिया, नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं है, वो अपना वंश भी तो आगे बढ़ाएंगे यार पुष्प से, ठीक है, पुष्प होगा तभी तो जो है आगे और बीज बनेंगे और प्लांट्स बनेंगे, ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे सेल्फिशनेस के लिए नहीं है, ठीक है। सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। जितने भी पुष्पी पादप वो क्या करेंगे, लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। अभी मैंने आपको ये यहां पर भी बता दिया था कि पुष्पी पादप क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन दिखाते हैं। आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म जो है वो क्या दिखाते हैं, लैंगिक प्रजनन दिखाते हैं। अरे ठीक बात है क्या, ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर एनसीईआरटी बात लिखती है कि सभी पुष्पी पादप, जितने भी पुष्पी पादप हैं, ऐसे प्लांट जिन पर फूल आते हैं, पुष्प आते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्प कर्मों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं। अनुकूलन मतलब यहां पर अडेप्टेशन से मतलब है कि अगर फूलों को अपन देखें, ठीक है, फूलों को देखें, फूलों की संरचना देखें, उनमें जो है लैंगिक जनन जो है उनकी संरचना देखें, तो वो किसको दर्शाती है, अनुकूलन को, अडेप्टेशन को दर्शाती हैं कि जो फूल है वो अडेप्ट हो जाता है, किस प्रकार से, जैसा माहौल होगा उस प्रकार से वो खुद को अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज रचना सुनिश्चित हो सके। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, अनुकूलन, अडेप्टेशन कर लेते हैं कि जिस प्रकार का माहौल है उस प्रकार के फूल वहां पर लगते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या है, ये फल बनाएंगे, तो फूल बनेगा। पहले देखो जितने फल वाले पौधे होते हैं जिन पर फल लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, पहले उन पे फूल ही आते हैं, ठीक है, बाद में उन पे फल आते हैं। तो पहले फूल बढ़िया से लगेगा तो फल लगेंगे, ठीक है, फल लगेंगे और बीज बनेगा। आइए इस अध्याय में आकारिकी संरचना तथा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को परिक्रम समझिए। अब अपन आगे चैप्टर में पूरा समझेंगे कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। यह एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलते हैं अपन वापस अपने नोट्स में। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि फूल जो है हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। चाहे हम खुशी में हो, चाहे हम दुख में हो, फूलों से हमारा वास्ता रहता है। और उसके अलावा एनसीईआरटी ये भी कहती है कि जब हमें प्यार का इजहार करना हो तभी हम फूल की सहायता लेते हैं, और जब हमें शोक व्यक्त करना हो तब भी हम फूल की सहायता लेते हैं। तो पुष्प हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक बात है क्या? अरे ठीक है क्या? ठीक है, 1 मिनट बस। तो फूल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ये बात एनसीईआरटी लिखती है। ये यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहां से बनेगा अब आगे बात करेंगे। और ये एनसीईआरटी ये भी कहती है कि भाई फूलों को अपन सजावटी रूप में भी काम लेते हैं। घरों में सजावट कर ली, आपने ये देखा होगा भाई, जिस दिन शादी हो, दूल्हे की बारात जा रही है तो दूल्हे की जो गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठेगा उस पर भी फूल लगाए जाते हैं, ठीक है। लड़कियां जो है, हल्दी की रस्म होती है आजकल, तो उसमें भी लड़कियां जो हैं झुमके भी फूलों वाले पहनती हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो है फूलों का जो है सौंदर्य के रूप में, इसको ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है फूलों को। ये तो आप सबको पता ही है। ये बात एनसीईआरटी लिखती है। चलो
अब अपने काम की बात आते हैं। अब बात करते हैं, ये देखो स्ट्रक्चर देखो भाई, फूल का एक स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप इसको समझ लोगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल है, फूल सबने देख रखा है। ये जो है नीचे वाला हिस्सा, अभी तक जितना मैं दिखाऊं उतना उतना ही देखना आप फूल को ना, जितना मैं दिखाऊं जैसे जैसे दिखाता जाऊं वैसे वैसे ही आपको देखते रहना है फूल को, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या है, नीचे वाला हिस्सा जिस पर फूल लगा हुआ होता है, नीचे जो डंडी सी होती है वो है ये किसको क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पुष्पासन, थैलेमस कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, थैलेमस, ओरिजिनल नाम इसको कहते हैं थैलेमस, ठीक है। अभी आप इसको समझोगे इसको थैलेमस कहते हैं, ठीक बात है। मैं कह रहा हूं जो नीचे डंडी सी है, फूल जिस पर लगा हुआ होता है, फूल ऊपर जिस पर टिका हुआ होता है, वो डंडी जो है उसको क्या कहेंगे, पुष्पासन कहेंगे, थैलेमस कहेंगे। और ठीक बात है क्या, ठीक बात है। इस पुष्पासन के ऊपर मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया कि दो छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई हैं, हरे रंग की छोटी छोटी पतली पतली पत्तियां लगी हुई हैं। अगर आपने गुलाब देखा होगा जो हीरो हीरोइन को देता है, आपने भी दिए होंगे, उम्मीद मैं करता हूं दिए ही होंगे, ठीक है। जो गुलाब का फूल होता है नीचे आपने पकड़ रखा है, फिर ऊपर थोड़ा सा उठो, ठीक है, डंडी से ऊपर जाओ, आपको नीचे हरे हरे पत्ते दिखाई देंगे, ठीक है। वो क्या है, वो जो हरे रंग के जो पत्ते नीचे लगे हुए होते हैं वो क्या है, वो बाह्य दल है। क्या है, बाह्य दल, जिनको इंग्लिश में कहते हैं सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल्स। तो ये जो नीचे पत्तियां लगी हुई हैं, ये पत्तियां कहां लगी हुई हैं, ये इस पुष्पासन के ऊपर लगी हुई हैं। ये जो पत्तियां लगी हुई इनको क्या कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे, सीपल्स कहेंगे या फिर सेपल्स कहेंगे, ठीक बात है। वापस समझाता हूं, डंडी पुष्पासन, इंग्लिश में थैलेमस, इसके ऊपर लगी हुई हैं पत्तियां, ठीक है, दो तीन पत्तियां लगी हुई होती है, ठीक है। उन पत्तियों को क्या कहेंगे, जो हरे रंग की होती है उनको क्या कहेंगे, सेपल्स या फिर बाह्य दल हिंदी में, ठीक। उसके ऊपर क्या होती हैं, आपकी पंखुड़ियां होती हैं, सबने देखी होंगी पंखुड़ियां, ये गुलाब सी, ठीक है। तो जो गुलाब वाली जो पंखुड़ियां हैं ऊपर जो गुलाबी गुलाबी लगी हुई होती हैं, ये वो पंखुड़ियां आ गई, ये देखो ये पंखुड़ियां हैं। अरे दिख रही है क्या, जितना मैं डायग्राम दिखाना चाह रहा हूं आपको, ये रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, पंखुड़ियां हैं, ये क्या है, पंखुड़ियां हैं, ठीक है। इन पंखुड़ियों का कहेंगे पंखुड़ी, क्या कहेंगे, पंखुड़ी, इंग्लिश में पेटल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, पेटल्स, ठीक है। नीचे जो था, जो हरे रंग की थी, उनको बाह्य दल कहा अपन ने, इंग्लिश में सेपल्स कहा। और जो ऊपर लाल लाल रंग की जो जिस कलर का भी फूल होगा, ठीक है, ऊपर क्या पंखुड़ी लगी हुई है, पंखुड़ी सब जानते हो आप, जो पंखुड़ी है उसको क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। अरे यहां तक ठीक है क्या, ठीक बात है ना। यहां तक फूल आपको समझ में आया, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, तीन भाग बताए, नीचे आपको डंडी बताई मैंने, जिस डंडी को क्या कहेंगे, पुष्पासन, थैलेमस कहेंगे। उससे ऊपर गए हरे रंग की पत्तियां, सिपल्स कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे। उससे ऊपर गए अपन, क्या दिखाई दिए, पंखुड़ी है, पंखुड़ी को क्या कहेंगे, पेटल्स, ठीक बात है। चलो अच्छा, अब ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बैंगनी रंग में दिखाई दे रहा है आपको, वॉयलेट रंग जो है, ठीक है, इसमें आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना क्या है, ये संरचना है पुंकेसर। ये क्या है, ये क्या है, ये है पुंकेसर। क्या है ये, पुंकेसर। पुंकेसर क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेमन कहा जाता है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नर जनन तंत्र यही है, नर जनन अंग यही है, ठीक है। ये फूल है, इस फूल में आपको नर जनन अंग भी दिखाई दे रहा होगा और स्त्री जनन अंग भी दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो है ना, ये अभी इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आप ओवरव्यू देख लो एक बार, है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, नर जनन अंग है, पुंकेसर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पुंकेसर, इंग्लिश में इसको स्टेमन कहा जाता है। और इसको एंड्रोशियम, एंड्रोशियम वर्ड किसके लिए यूज होता है, एंड्रो वर्ड यूज होता है किसके लिए, मेल के लिए, और गाइनो वर्ड यूज होता है किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक बात है। अब ये देखो भाई, ये लास्ट स्ट्रक्चर बच गया उस फूल के अंदर, वो क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या, स्त्री जनन अंग है, इसको क्या कहेंगे अपन, स्त्री केसर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्त्री केसर, इंग्लिश में पिस्टिल या फिर कार्पल, गाइनोशियम कहेंगे, ठीक है। एक बार वापस रिपीट करूंगा इस पूरे फूल को, और फिर अपन एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, फूल अपन सबने देख रखे हैं। नीचे जो डंडी है उसको मैंने सिंपल सा नाम दे दिया, पुष्पासन नाम दे दिया, इंग्लिश में थैलेमस कहा। फिर उस पर मुझे हरे रंग की दो पत्तियां दिखाई दी, ठीक है। उन पत्तियों क्या कहेंगे अपन, उन पत्तियों कहेंगे अपन बाह्य दल या फिर इंग्लिश में सिपल्स कहेंगे। एक पत्ती को ऊपर क्या कहेंगे, बाह्य दल या फिर सिपल कहेंगे, ठीक है। एक पत्ती को क्या कहेंगे, सेपल्स। ऐसी पत्तियों का गुच्छा हो, दो तीन ऐसी पत्तियां नीचे हरे रंग की जो पत्तियां लगी हुई, गुच्छे, पूरे गुच्छों क्या कहेंगे अपन, इस पूरे गुच्छों कहेंगे अपन कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। फिर अपन को ऊपर दिखाई दी क्या, पंखुड़ी दिखाई दी,
पंखुड़ी दिखाई दी। इस पंखुड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। एक पंखुड़ी को पेटल कहेंगे और जो ये पूरी पंखुड़ियों का जो गुच्छा होगा, इस पूरे पंखुड़ी गुच्छे को क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। ठीक बात है। इस फूल में मुझे और क्या दिखाई दिया? इस फूल में मुझे एक पुंकेश, दो ये पुंकेशर दिखाई दिए। ये क्या है? नर जनन अंग है, ये पुंकेशर है, स्टेमन कहेंगे इंग्लिश में। और मुझे क्या दिखाई दिया? स्त्री केसर। मेल पार्ट को पुंकेशर और फीमेल पार्ट को स्त्री केसर। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे पुरुष से पुरुष, मेल को पुरुष कहते हैं, पुरुष से पुंकेशर और स्त्री से स्त्री केसर, हो ही गया, बस खत्म है कोई बात। ठीक है। स्त्री केसर को इंग्लिश में पिस्टल कार्पल गाइनोशियम भी कहा जाता है। ठीक बात। ठीक। अब इस पूरे फूल के अंदर, एक फूल के अंदर मुझे कितने गुच्छे दिखाई दे रहे हैं? मुझे सिर्फ 4 गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे फूल के अंदर मुझे कितने गुच्छे दिखाई दे रहे हैं? 4 गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। भैया कौन कौन से 4 गुच्छे दिखाई दे रहे हैं आपको? बताइए। देखो बताता हूं। एक गुच्छा मुझे बाह्य दल का, सीपल्स का दिखाई दे रहा है। ये जो हरी रंग की पत्तियां हैं, इनका गुच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। एक गुच्छा हो गया। दूसरा गुच्छा मुझे पंखुड़ियों का दिखाई दे रहा है। ठीक है। तीसरा गुच्छा मुझे जो पुंकेशर है, जो मेल पार्ट है, इसका दिखाई दे रहा है। और चौथा जो गुच्छा है वो किसका मुझे दिखाई दे रहा है? जो फीमेल पार्ट है, जो स्त्री केसर है, इसका मुझे दिखाई दे रहा है। तो 4 गुच्छे एक फूल में दिखाई देते हैं। एक जो टिपिकल फ्लावर है, ठीक है। अब ऐसा भी आगे अपन पढ़ेंगे, कुछ फूल जिसमें मेल पार्ट होगा, कुछ फूल ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होगा। तो अभी अपन सिर्फ एक टिपिकल फूल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हैं। और इस फूल की जब बात करते हैं, इसमें मुझे क्या है? 4 गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक गुच्छा मुझे किसका? कैलिक्स का, इसको बाह्य दल अपन ने कहा। एक गुच्छा मुझे किसका? कोरोला का, जिसको अपन ने पंखुड़ी कहा। और एक गुच्छा मुझे किसका? पुंकेशर का, मेल पार्ट का दिखाई दिया। और दूसरा चौथा गुच्छा जो मुझे किसका दिखाई दिया? स्त्री केसर का, जो फीमेल पार्ट है, उसका दिखाई दिया। अरे ठीक बात है क्या? बिल्कुल ठीक बात है भैया। तो एक फ्लावर के अंदर, एक फूल के अंदर मुझे 4 गुच्छे दिखाई दिए, जिनमें से 2 क्या थे? आवश्यक थे और 2 क्या थे? अनावश्यक थे या फिर गैर आवश्यक थे। 2 क्या थे? आवश्यक और 2 क्या थे? गैर आवश्यक या फिर अनावश्यक मान लो। आवश्यक किस रूप से? आवश्यक ऐसे, देखो अपन ने मानव जनन के अंदर भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। अरे याद है क्या? याद है क्या? तो मैंने प्राथमिक लैंगिक अंग किसको कहा था? जो डायरेक्ट किस में इन्वॉल्व हो? युग्मक बनाने में इन्वॉल्व होता है ना। जो डायरेक्ट युग्मक बनाने में इन्वॉल्व होता है, क्या कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग। वहां पर ने मेल के अंदर क्या बताया था? वर्षण को प्राथमिक लैंगिक अंग कहा था। और स्त्री के अंदर किसको? अंडाशय को कहा था। यहां अपन बात करेंगे किसकी? फूलों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो आवश्यक अंग होंगे, आवश्यक अंग का मतलब जो डायरेक्टली किस में इन्वॉल्व हो? लैंगिक जनन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, उसको क्या कहेंगे अपन? आवश्यक गुच्छे हैं वो। ठीक है। तो आवश्यक कौन से हैं भाई? पुंकेशर और स्त्री केसर के बिना तो लैंगिक जनन संभव ही नहीं होगा, क्योंकि पुंकेशर और स्त्री केसर यही तो क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। तो इसलिए पुंकेशर और स्त्री केसर क्या कहा? आवश्यक गुच्छे हैं ये। और गैर आवश्यक कौन से हैं? 2, कैलिक्स और कोरोला जो है वो क्या है? गैर आवश्यक हैं। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि फूल जो है उसमें 4 गुच्छे हैं जी। 2 क्या है? आवश्यक हैं और 2 क्या है? अनावश्यक, गैर आवश्यक हैं। आवश्यक कौन से हैं? आवश्यक वो है जो लैंगिक जनन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। और वो कौन से हैं? पुंकेशर और स्त्री केसर। पुंकेशर और स्त्री केसर। पुंकेशर भाई मेल पार्ट है, स्त्री केसर फीमेल पार्ट। अरे तो ये तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे ना। ठीक है। तो ये तो क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व, इसलिए क्या है? ये 2 आवश्यक हैं। और 2 गैर आवश्यक कौन से? आपके कैलिक्स और कोरोला। ठीक बात है। जो आपके पंखुड़ी और बाह्य दल। ठीक है। ये क्या है? गैर आवश्यक है। चलो अब पहले अपन किसको पढ़ेंगे? पुंकेशर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पुंकेशर को। इससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूं एक बार, है ना। आ जाओ। ये अपने इंट्रोडक्शन कर लिया था, अभी जो अपन पढ़ा बस एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ है ना। पुष्प आवर्त बीजियों का एक आकर्षक अंग है। जितने भी आवर्त बीजी हैं, आवर्त बीजी मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट्स को कहते हैं। जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, जिन पर फूल आते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। उनका पुष्प जो है एक क्या है? आकर्षक अंग होता है। ठीक है। बिल्कुल अट्रैक्टिव तो होता ही है फूल। ठीक है। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। पुराने समय से ही फूलों के साथ में मानव का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन रहा है, एक निकटस्थ संबंध रहा है। ठीक है। कैसा संबंध? मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक है। ठीक है। मानव के लिए जो फूल है वो एक सौंदर्य की एक चीज है। ठीक है। जिससे मतलब वो सजावटी रूप में अपन काम में लेते हैं। ठीक है। आभूषणात्मक, ठीक है, आभूषण के रूप में भी इसको काम में अपन लेते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया था हल्दी में झुमके भी किसके पहन रहे हैं? फूलों वाले, पीले पीले फूलों के। ठीक है। और यहाँ वो पीला फूल का वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, वो लड़कियां लगाती है ना यार। ठीक है। चलता आगे बढ़ते हैं। सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है।
सामाजिक कोई भी कार्यक्रम हो उसमें फूलों का बड़ा महत्व है, ठीक है। कोई भी समाज के बड़े नेता आए हैं तो वो फूलों की माला तो उनको पहनाई जाएगी, शादी हो रही है फूलों की माला तो पहनाई जाएगी, ठीक है। और धार्मिक मंदिर में, ठीक है, किसी भी धर्म की बात करें अपन, ठीक है, तो हर धर्म में फूलों का महत्व तो है ही, ठीक है। चलो, तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है, ठीक है, सब समझ रहे हो आप। यह मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। फूल जो है वो प्रेम के लिए, प्रेम का इजहार करना हो, आपको शोक व्यक्त करना हो, ठीक है, और अपनी खुशी जाहिर करनी हो, तो वो सारे क्या है उनके लिए, उन सब कामों में अपन फूलों का फूल जो है वो काम में लेते ही है, ठीक है। उनको अपनी खुशियां जाहिर करने के लिए, हर चीज को जाहिर करने के लिए अपन फूलों का सहारा लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बातें लिखती है ये। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाए जो आभूषणात्मक, ठीक है, श्रृंगारी का मतलब सजावटी फूलों की बात कर रहा है, ये 5 सूची बनानी है आपको, बना लेना भाई, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना। बगीचों में उगाया जाता हो, ठीक है। आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक के दौरान, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। कभी पुष्पों की खेती, ये बात का बता देता हूं मैं आपको, जो पुष्पों की खेती उसको क्या कहते हैं, जो पुष्पों की खेती उसको क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। पुष्पों की जो खेती करते हैं उस खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ठीक बात है। इस हिंदी में इसको, या पुष्प कृषि भी इसको कहते हैं, हिंदी में पुष्प कृषि, इंग्लिश में फ्लोरिकल्चर, ठीक है। चलो आ जाओ। एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकीय एवं भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है, ठीक है। एक वैज्ञानिक की दृष्टि से देखें ना, एक नॉर्मल इंसान की दृष्टि से देखें तो फूल जो है वो अपन सजावट के लिए, इन सब कामों के लिए, लेकिन एक वैज्ञानिक की दृष्टि से अपन देखते हैं तो फूल जो है उसकी अपन को क्या देखनी चाहिए, उसकी मोर्फोलॉजी देखनी अपन को चाहिए कि भैया उसकी वो दिखता कैसा है, किस प्रकार से उसकी बनावट है, वो सारी चीजें अपन को देखनी चाहिए। उसके अलावा उसमें किस प्रकार से जो है भ्रूण बन रहा है, किस प्रकार से भ्रूण का विकास हो रहा है, वो सारी चीजें भी अपन को देखनी चाहिए, ठीक बात है। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प का विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया होगा, किया है क्या 11वीं क्लास में, ठीक है। आपको एक प्ररूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों का पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाइयां होती हैं? बताओ भाई। पुंकेसर और स्त्रीकेसर बता दो दिए। चलो, ये आपका फूल है, ठीक है। जो मैंने आपको फूल बताया था अभी वही फूल यहां पर है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड है, वो आसान करके मैंने वहां पर आपको बताया है, ठीक है। वही फूल है, बाह्य दल है, ये अंडाशय, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कहां होता है ना। इस डायग्राम में ज्यादा मैंने इसलिए नहीं बताया कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था। जो आपको स्त्री केसर बताया, उस स्त्री केसर के अंदर अंडाशय होता है, और ये जो वर्तिकाग्र है वो भी स्त्री केसर का ही पार्ट है। ये देखो, ये इतना इतना क्या है, स्त्री केसर है। ये वाला देखना, ये वाला जो है ना, ये स्त्री केसर है। तो स्त्री केसर के अंदर अंडाशय भी है, यहां पर ऊपर वर्तिकाग्र होता है, ये जो यहां पर होती है इसको कहते हैं वर्तिका, इंग्लिश में स्टाइल कहा जाता है इसको। ये देखो, इसमें देखो ये सारा कुछ उल्टा पुल्टा दे रखा है, इसलिए मैं एनसीईआरटी हिंदी वाली इसलिए प्रीफर नहीं करता। देखो यहां पर ध्यान से देखो क्या क्या गलती कर रखी है एनसीईआरटी ने। ये जो आपकी ये पंखुड़ी जो है ना, ये पीली कलर की जो पंखुड़ी बना रखी है, इसको तो इसने परागकोश लिख रखा है। ध्यान से देखो इस एनसीईआरटी की बात है ना, ये पता नहीं हिंदी वाली एनसीईआरटी में क्यों गलतियां हैं, नहीं समझ आता भाई, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी की ही जो वेबसाइट है उसी से डाउनलोड की गई है, लेकिन फिर भी इसमें गलतियां हैं तो हैं, पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देते। वो भी सोचते हैं कि हिंदी वाले ऐसे ही हैं, ठीक है। चलो, अब ये देखो, ये परागकोश है, इसको पंखुड़ी बता रखा है इन्होंने, ठीक है। तो भाई इस डायग्राम को मत देखना है ना, मैं आपको सही बता रहा हूं, उस पर काम करना, ठीक है। चलो, ये डायग्राम गलत है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, निषेचन से पूर्व जो संरचनाएं हैं और घटनाएं हैं उनकी बात कर रहा है। तो निषेचन से पहले कौन सी संरचनाएं काम आती हैं और कौन सी घटनाएं? भाई निषेचन होने से पहले क्या चाहिए अपन को? अरे युग्मक बनाना पड़ेगा। निषेचन से सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा अपन को? युग्मक बनाना पड़ेगा। अगर एक मेल का एक फीमेल का युग्मक बनेगा तभी तो निषेचन होगा ना। तो निषेचन से पहले क्या करवाना पड़ेगा अपन को? युग्मक बनाने पड़ेंगे। युग्मक कौन बनाएगा? मेल का युग्मक बनाएगा, मेल जनन अंग बनाएगा, ठीक है, नर जनन अंग बनाएगा। और जो फीमेल का युग्मक है वो कौन बनाएगा? स्त्री जनन अंग बनाएगा। तो पहले अपन को नर जनन अंग पढ़ेंगे तभी तो अपन को युग्मक बनेगा। पहले नर जनन अंग पढ़ेंगे, फिर अपन स्त्री जनन अंग पढ़ेंगे, दोनों की युग्मक बना लेंगे और निषेचन करवाएंगे। आ जाओ, पहले अपन नोट्स में चलेंगे और फिर अपन एनसीईआरटी पे आएंगे, है ना। तो ये एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा था वो उल्टा पुल्टा दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है। ये वाला वेरी करेक्ट, ठीक है, इसको पढ़ लेना। चलो आ जाओ, पहले अपन बात करेंगे किसकी? पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पूर्व जो आपका नर जनन अंग है, ठीक है, पुंकेसर स्टेमन को बात करेंगे ना। तो पहले अपन पुंकेसर की बात करेंगे और पुंकेसर को पढ़ के
नर अंक पढ़ लिया अपन ने, तो उसका युग्मक भी बना लेंगे, नर का युग्मक बन जाएगा। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, स्त्री जनन अंक पढ़ेंगे, उसका युग्मक बना लेंगे, दोनों को युग्मक को मिलाना है फिर। ठीक है, चलो आ जाओ पुंकेसर की बात करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं इसको जी स्टेमन कहते हैं। ठीक है, ये जो एक फूल था ना अपने पास में, इस फूल में से मैंने ये संरचना जो है इसको बाहर निकाला और मैं यहां ले आया। ये देखो जी, ये ले आया मैं। ठीक बात है। नीचे क्या था, नीचे जो डंडी सी थे क्या थी, पुष्पासन था। क्या था, पुष्पासन। इस पुष्पासन के ऊपर क्या लगा हुआ था, बाह्य दल लगा हुआ था। मैंने बाह्य दल को तोड़ दिया, निकाल दिया जी। उसके ऊपर पंखुड़ियां लगी थी, मैंने पंखुड़ियों को भी तोड़ के निकाल दिया, सारी पंखुड़ियां निकाल दी। उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, पंखुड़ियों में और क्या लगा हुआ था, और लगा हुआ था क्या, आपका स्त्री केसर। मैंने स्त्री केसर को भी निकाल दिया। अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ पुंकेसर बचा। ठीक है, तो मैंने पुंकेसर रखा। नीचे क्या था, पुष्पासन, बाकी सारी चीजें मैंने तोड़ दी इस फूल से, सिर्फ पुंकेसर मैंने रखा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेना भाई। ठीक है, एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी हैं बस इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएंगी। क्या बातें लिख रखी हैं यहां पर वो देखना। ये जो पुंकेसर है, इसका ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा बना हुआ, कली सी जो बनी हुई है ना, ठीक है, जो मोटी सी कली सी बनी हुई है, देखो ये, इसको क्या कहेंगे, परागकोश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परागकोश। ये क्या है, ये पुंकेसर है। इंग्लिश में इसको स्टेमन कहा जाता है। इसका ये वाला जो भाग, इसको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश। इंग्लिश में इसको एंथर कहा जाता है। और ये जो पतली सी जो है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे तंतु डंठल या फिर फिलामेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फिलामेंट। तो मैं ये कह रहा हूं पुंकेसर जो है उसके अंदर दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका तंतु डंठल हो गया और दूसरा क्या हो गया, आपका परागकोश हो गया। दूसरा क्या हो गया, आपका परागकोश। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। अरे ठीक बात है क्या, बिल्कुल ठीक बात है भैया। ठीक है, एंथर कहेंगे। ठीक, ये नीचे पुष्पासन है ही। अब मैं आपको एक चीज पूछूं, एक चीज मैं पूछूं, ये जो पुष्पासन है, ठीक है, एक पुष्पासन है, इसके सबसे पास वाला हिस्सा कौन सा है। अब वापस एक बार सुनो, ये पेन है भाई, ये मेरे पास में एस पेन है। ठीक है, इस एस पेन का, इस जो भी कोई भी एक चीज होगी, चाहे वो कोई आप लकड़ी ले लो, कोई भी चीज ले लो, कोई पेन ले लो, उसके दो हिस्से होंगे, बिल्कुल दो हिस्से होंगे। ये वाला हिस्सा जो है वो हिस्सा जिसे मैं लिख नहीं सकता, और ये वाला जो हिस्सा वो हिस्सा जिसे मैं लिख सकता हूं। ठीक बात है क्या, बिल्कुल भैया ठीक बात है। तो कोई भी चीज है उसके दो हिस्से तो होंगे, दो सिरे होंगे, उसके दो एंड होंगे। वैसे ही जो आपका पुंकेसर है, इसके भी दो एंड हैं। पुंकेसर नहीं, तंतु डंठल जो है ना, उसका भी आपके दो हिस्से हैं। इतना मैं क्या मान रहा हूं, तंतु डंठल है। ठीक है, मैंने आपको वापस सुनो ध्यान से, पूरा सुनो। मैं कह रहा हूं पुंकेसर जो है, ठीक है, उसके दो पार्ट हैं। एक है आपका परागकोश जो ऊपर लगा हुआ है, और एक है आपका तंतु डंठल जो कहां लगा हुआ है, पुष्पासन के ऊपर लगा हुआ है। ठीक बात है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं जो आपका तंतु डंठल है ना, इतना देखो इसको, इतना ही देखो इसको, इतना देखो तंतु डंठल। तंतु डंठल जो है एक लकड़ी से मान लो, इस लकड़ी के दो सिरे होंगे, बिल्कुल दो सिरे होंगे। जैसे ये लकड़ी मान लो, इसको एक सिरा ये वाला, एक सिरा ये वाला, बिल्कुल ठीक बात है। जो ऊपर वाला होगा इसको क्या कहेंगे अपन, डिस्टल एंड है। ये कौन सा है, डिस्टल, दुरस्थ। ठीक है, और ये जो पुष्पासन के जो ऊपर लगा हुआ होगा वो हिस्सा क्या है, समीपस्थ है। क्या है, समीपस्थ। ठीक है, तो मैं आपको एक बात पूछूं कि जो आपका पुंकेसर है, ठीक है, जो पुंकेसर है वो उसका कौन सा भाग पुष्पासन पर लगा हुआ होता है, तो आप क्या कहोगे, समीपस्थ। ठीक बात है, ठीक है। और तंतु डंठल के कौन से भाग पर परागकोश लगे हुए होते हैं, तो आप क्या कहोगे, डिस्टल एंड पे, दूरस्थ। ठीक है, तो समीपस्थ और दूरस्थ समझ में आ गया आपको, डिस्टल और प्रोक्सिमल समझ में आ गया। ठीक है, प्रोक्सिमल कौन सा होगा, जो पुष्पासन पर लगा हुआ होगा। पुंकेसर का वो हिस्सा जो पुष्पासन पर लगा हुआ होगा उसको प्रोक्सिमल या फिर समीपस्थ कहेंगे, और जो जिस पर परागकोश लगा हुआ होता है उसको डिस्टल कहेंगे। ठीक बात है, चलो आ जाओ। अब इस डायग्राम को, इसको मैं, ये जो परागकोश है इसको खोल के और यहां लेके आ रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, इसको करने से पहले रीडिंग मारेंगे पहले, नहीं चलो इसको करते हैं पहले। आ जाओ रीडिंग करते हैं पहले, आ जाओ। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, यहां पर छोटा था बने। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। ठीक है, पुष्प में वास्तविक रूप से जब रियलिटी में पुष्प फूल आते हैं उससे पहले अपन को पता लग जाता है कि भाई फूल आने वाले हैं। कैसे पता लगता है, छोटी छोटी कलियां जो हैं, छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं वो निकलने लग जाते हैं। छोटी छोटी कलियां जो हैं वो क्या है, निकलने लग जाते हैं। फूलों पर जो पौधा है जिस पर फूल आने वाला होता है
उस पर छोटी छोटी कलियां जो हैं वो लगने लग जाती हैं। एक मिनट भाई, उस पर छोटी छोटी कलियां जो हैं वो लगने लग जाती हैं। तो कलियां जब लगेंगी तो अपन को पता लग जाता है कि भैया अब फूल आएंगे इस पर, है ना, छोटी छोटी कलियां लग जाती हैं। तो इसमें अब इससे अपन को पता लग जाता है कि भाई पहले जी फूल आने वाले हैं। ये एनसीईआरटी बोलना चाह रही है। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है। ठीक है, फूल के अंदर जब फूल आना होता है, जब उससे पहले प्लांट्स के अंदर हार्मोनल बदलाव आने लग जाते हैं। उसके अलावा अपन को हार्मोनल बदलाव तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अपन को उसमें संरचनात्मक जो बदलाव आते हैं, जिसमें जैसे कलियां निकलने लगी तो वो अपन को दिखाई देते हैं और अपन को पता लग जाता है कि फूल आने वाला है। ठीक, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय अधिक फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्पक्रम की रचना होती है। ठीक है, पुष्पक्रम की रचना होती है मतलब जो कली है। ठीक है, जो पुष्पी कलियां और बाद में पुष्प का धारण करती हैं। पहले पुष्पी कलियां बनती हैं और फिर क्या बन जाता है, पूरा फूल बन जाता है। उन्हीं कलियों में से तो फूल बनता है। ठीक, पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग, पुमंग किसको कहते हैं, एंड्रोशियम को, और जायांग किसको कहते हैं, गायनोशियम को। ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो पुष्प में नर तथा मादा जनन संरचनाएं जिसको पुमंग या फिर जायांग कहते हैं। ठीक है, विभेदित एवं विकसित रहती हैं। ठीक है, इनमें विभेदित विकसित का मतलब क्या है, बिल्कुल अलग अलग होंगी। ठीक है, जो अपन को देखने पता लग सकता है ये भाई पुमंग है और ये जायांग है। ठीक है, एंड्रोशियम कौन सा और गायनोशियम कौन सा है। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेश्वरों का गोला एक चक्र नर जनन अंग का तथा जायांग स्त्री जनन अंग मादा जनन अंग की प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो पुंकेश्वर है, ठीक है, वो किसका, मेल पार्ट का, और जो स्त्री केसर है वो फीमेल पार्ट का। ठीक है, समझ में आया यहां तक। चलो अब पहले अपन पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बताया कि जो पुंकेश्वर है वो मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। यहां पर मैंने आपको डायग्राम से यहां पर बताया था, देखो याद करो, यहां पर मैंने आपको बता दिया था। तो यही आंसर एनसीईआरटी में लिख रखा है। अब बात करेंगे, पहले पुंकेश्वर को पढ़ेंगे, फिर लघु बीजाणुधानी और फिर परागकण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बात है, चलो पहले पुंकेश्वर को देख लेते हैं। एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेश्वर दो भागों में विभक्त रहता है। मैंने आपको बता दिया जो पुंकेश्वर है वो दो भागों में विभक्त रहता है। कौन कौन से, एक लंबा एवं पतला डंठल तंतु होता है, लंबा और पतला एक डंठल तंतु होता है, बताया मैंने आपको, फिलामेंट कहते हैं इंग्लिश में इसको, फिलामेंट कहलाता है। तथा अंतिम शिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना पराकोष कहलाता है। अभी बताऊंगा मैं, है ना, द्विपालिक का क्या मतलब है, पराकोष कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन एवं पुष्पदल से जुड़ा हुआ होता है। देखो मैंने आपको बताया तंतु का, ये देखो तंतु का समीपस्थ छोर किसे, पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। समीपस्थ छोर किससे जुड़ा हुआ है, पुष्पासन से, बता दिया मैंने आपको, है ना। पुंकेश्वरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। ठीक है, जो पुंकेश्वरों की संख्या कितनी होगी भाई, एक फूल के अंदर कितने पुंकेश्वर होंगे, उनकी लंबाई क्या होगी, क्या उनकी साइज होगी, ये सारी चीजें जो है वो भिन्न होती हैं अलग अलग फूलों के अंदर। गेंदे के फूल के अंदर आपको अलग मिलेंगी, गुलाब के फूल के अंदर आपको अलग मिलेंगी। ठीक बात है, तो अलग अलग गुड़हल के फूल में आपको अलग अलग मिलेंगी। तो अलग अलग फूलों, अलग अलग प्रकार के फूलों के अंदर अलग अलग संख्या में आपको पुंकेश्वर देखने के लिए मिलेंगे। किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में बहुत सारा गुच्छा हो सकता है, किसी में 1 हो सकता है। ठीक है, तो फूल टू फूल डिपेंड करेगा कौन सा फूल है, कौन सा फूल। ठीक, और कितनी उनकी संख्या होगी, कैसे उनका आकार होगा, किस प्रकार की उनकी साइज होगी, सारी चीजें फूल अलग अलग फूलों में निर्भर करती हैं। ठीक है, भिन्न हो सकती हैं। अगर आप 10 पुष्पों प्रत्येक भिन्न जाति, अगर आपने 10 फूल लिए और प्रत्येक जो फूल है वो भिन्न जाति का, अलग अलग जातियों का है, ठीक है, उनमें से एक एक पुंकेश्वर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि उनके आकार में बहुत भिन्नता है। आपने 10 फूल लिए और अलग अलग प्रजाति के ले लिए, और जब आपने उनको स्लाइड पर रखा तो आप क्या देखोगे, स्लाइड वो कांच वाले आते हैं ना, हाँ, उस पर रखोगे आपने, ठीक है, रखा तो आपको पता देखिए, आप क्या नोटिस करोगे कि ये सारे जो है इनमें बहुत सारी भिन्नता आपको देखने के लिए मिलेगी, उनके आकार में बहुत सारी भिन्नता आपको देखने को मिलेगी जो प्रकृति में विद्यमान है। ठीक है, जो नेचर में है। एक विच्छेदन सूक्ष्म दृष्टि से प्रत्येक पुंकेश्वर का सावधानी पूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में पराग कोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे उस स्लाइड को देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हो, आप अवलोकन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। क्या एनालाइज कर सकते हो कि जो परागकोश हैं उनके जुड़ाव किस प्रकार का है, उनका आकार किस प्रकार का है। ठीक है, उनको आप समझ सकते हो कि अलग अलग फूलों के अंदर किस प्रकार का उनका आकार होता है, कैसी उनकी लंबाई होती है, सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हो। ठीक बात है क्या, ठीक है, तो ये सारे माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, अब आ जाओ इधर। ये जो परागकोश है, ये जो परागकोश मैंने आपको बताया, ठीक है, एंथर जो बताया आपको बताया, पुंकेश्वर जो इसके अंदर 2 भाग है भाई, तंत्र डंठल, तंत्र डंठल, क्या बोल रहा हूं मैं, तंतु डंठल, ठीक है, उल्टा बोल दिया तंत्र डंठल तंतु डंठल, ठीक है, और परागकोश। तो परागकोश को पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, आज परागकोश को खोल के देख लेते हैं, आज इधर खोल लेते हैं इसको। ये देखो परागकोश, आज
कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, 4 कोने मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कैसा हो गया? टेट्रागोनल हो गया। कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्रागोनल। ठीक बात है, आ जाओ। इसको मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया? 2 भागों में विभाजित कर दिया भैया। ठीक, और मैं ये कह रहा हूं, ये 2 भागों में जब मैंने इसको विभाजित किया तो एक पाली तो ये है और दूसरी पाली ये है। ठीक है, लोब को हिंदी में क्या कहते हैं? पाली। तो ये मैंने इसको 2 भागों में जब विभाजित किया तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है मुझे? एक पाली ये, एक पाली ये, और 2 पाली है ना। एक लोब ये है, लोब को हिंदी में पाली कहते हैं। तो एक लोब ये, एक लोब ये, एक पाली ये, एक पाली ये, 2 पाली है इसमें। तो 2 पाली संरचना, इसलिए क्या कह दूंगा मैं? ये द्विपाली संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? द्विपालित संरचना। इस टेट्रागोनल को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। कैसी संरचना है? द्विपालित संरचना है, द्विपालित संरचना। द्विपालित संरचना बिल्कुल दिखाई दे रही है भाई। इसको मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया तो एक पाली ये होगी, एक पाली ये होगी। बिल्कुल द्विपालित संरचना है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक बात है क्या? ठीक। अब यहां पर देखो, ये जो कोना है, इस कोने में क्या होगा? इस कोने में थोड़ा सही बनाते हैं इसको। इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, ये क्या बना दिया मैंने? ये क्या है? कोस्ट है। क्या है ये? कोस्ट। इंग्लिश में इनको थीका कहा जाता है। क्या कहते हैं? थीका कहते हैं इनको। ठीक है, तो एक पाली के अंदर देखो, मैंने आपको क्या बताया? एक पाली ये वाली, एक पाली ये वाली। ठीक है, तो एक पाली के अंदर, इस पाली के अंदर कितने कोष्ठ हैं? 2 कोष्ठ हैं, 1 और 2। इस पाली के अंदर कितने कोष्ठ हैं? 1 और 2। तो एक पाली के अंदर, एक लोब के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो एक पाली के अंदर, एक पाली के अंदर, एक पाली, पाली इंग्लिश में लोब कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर कितने कोष्ठ होंगे? 2 कोष्ठ होंगे, 2 कोष्ठ। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? थीका कहते हैं। तो संरचना कैसी होगी? द्विकोष्ठी संरचना हो गई। कैसी संरचना कह सकते हैं इसको? द्विकोष्ठी संरचना। द्विकोष्ठी संरचना, द्विकोष्ठी संरचना। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं, प्रत्येक जो कोष्ठ है ना, प्रत्येक जो कोष्ठ है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है? लघु बीजाणुधानी है। क्या है उसके अंदर? लघु बीजाणुधानी। प्रत्येक कोष्ठ के अंदर क्या है? लघु बीजाणुधानी। तो मैंने जो रेड कलर में बनाए हैं ये क्या है? लघु बीजाणुधानी है। ये क्या है? ये है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। और इसी लघु बीजाणुधानी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में कहते हैं इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी टोटल कितनी होगी? एक लघु बीजाणुधानी ये, एक ये लाल वाली, एक ये लाल वाली, एक ये लाल वाली। तो टोटल कितनी होगी? 4 लघु बीजाणुधानी है। कितनी है? 4 लघु बीजाणुधानी होती है। कितनी? 4। तो मैं ये बात यहां लिख देता हूं कि 4 क्या है? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। लघु बीजाणुधानी को भी मैंने आपको बता भी दिया, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम 4 है, इसलिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं अपन? ये कैसा है? टेट्रास्पोरेंजिएट है। कैसा है? टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा वर्ड किसके लिए? 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज होता है, और यहां पर स्पोरेंजिएट वर्ड किसके लिए? माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए। तो क्या लिख सकते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट है ये। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अपन ने किया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया अपन ने, बिल्कुल सिंपल है। पुंकेसर को देखा, 2 भाग अपन को दिखाई दिए, एक तंतुडंठल था और दूसरा था प्राकोष। प्राकोष को जब हमने खोला तो हमें दिखाई दिया कुछ ऐसा। ठीक है, इसको हमने बीच में विभाजित दिखा हमें, तो एक पाली ये, एक पाली ये। ठीक है, एक पाली में कितने कोष्ठ? 2 कोष्ठ थे। 2 पाली थी, इसलिए मैंने कह दिया द्विपालित संरचना है। एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ थे? 2 कोष्ठ थे। तो हमने क्या कह दिया कि एक पाली के अंदर कितने? 2 कोष्ठ हैं, द्विकोष्ठी संरचना हो गई।
फिर हमने देखा कि एक कोष्ठ के अंदर क्या है, एक लघु बीजाणुधानी है। एक कोष्ठ के अंदर कितनी है, एक लघु बीजाणुधानी है। मतलब क्या हुआ कि 4 कोष्ठ हैं तो 4 के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानी हो जाएंगी, 4 लघु बीजाणुधानी होंगी। कितनी लघु बीजाणुधानी, 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। क्या है, 4 लघु बीजाणुधानी, मतलब टेट्रास्पोरेंजिड स्ट्रक्चर है। बस इतनी ही बात अपन ने की है अभी तक, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए। अभी लघु बीजाणुधानी के अंदर ही क्या बनेंगे, आपके युग्मक बनेंगे। ठीक है, यही क्या बनाएंगी, युग्मक बनाएंगी। आगे आ जाओ। ठीक है, अब सब जितने भी प्लांट है ना, जितने भी फूल वाले प्लांट हैं, उन सब के अंदर यही सारा सिस्टम होता है कि भाई द्विपाली संरचना होती है। ठीक है, 4 उनके अंदर कोष्ठ होंगे, उन चारों के अंदर क्या होंगे, 4 उनके अंदर लघु बीजाणुधानी होंगी। ये सारी चीजें जो है सारे प्लांट्स के अंदर यही है। लेकिन कुछ यहां पर एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। कुछ अपवाद हैं। अपवाद कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सेप्शन। कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन से हैं वो देखो भाई। एक तो है आपका कॉटन, एक है भिंडी, और एक है आपका चाइना रोज। तो ये 3 प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर ये सारी जो चीजें हैं वो आधी आधी होंगी। द्विपालित एक पाली, इधर है ना, 2 को यहां पर 4 कोष्ठ है, वहां पर 2 ही कोष्ठ होंगे। यहां पर क्या है, 4 आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहां पर क्या होंगे, सिर्फ 2 ही माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। तो यहां पर क्या सभी चीजें जो है वो आधी होंगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यंग प्लांट जो होता है ना, जब प्लांट यंग होता है तो उसके अंदर क्या होती है, लघु बीजाणुधानी होती है। जब प्लांट यंग होता है उसके अंदर क्या बनती है, लघु बीजाणुधानी होती है। देखो मैंने आपको दिखाई थी, यही लघु बीजाणुधानी होती है, ये लघु बीजाणुधानी होती है। ठीक है, जब प्लांट यंग होता है ना उसके अंदर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होती है। लेकिन जब प्लांट मेच्योर हो जाता है, जब प्लांट कैसा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो उसके अंदर यही लघु बीजाणुधानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पराग पुट्टी के अंदर विभाजित हो जाएगी। वापस सुनो ध्यान से, दोनों ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि जब प्लांट यंग होता है ना तो उसके अंदर क्या होती है, लघु बीजाणुधानी होती है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी क्या होती है, कोष्ठ के अंदर होती है ना लघु बीजाणुधानी। हाँ, तो यंग प्लांट के अंदर तो लघु बीजाणुधानी ही होती है। लेकिन जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर वही लघु बीजाणुधानी ही विकसित हो जाएगी। किसमें विकसित हो जाएगी, वो विकसित हो जाएगी पराग पुट्टी के अंदर विकसित हो जाएगी। और पराग पुट्टी को इंग्लिश में कहते हैं पोलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन सैक, पराग पुट्टी। और इसी पराग पुट्टी के अंदर क्या होते हैं, पराग कण भरे हुए होते हैं। क्या भरे हुए होते हैं, पराग कण भरे हुए होते हैं। ठीक बात है, आ जाओ। एक बार अपन यहां तक क्या है, अपनी एनसीईआरटी पर आ जाते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो कहां तक पढ़ लिया था अपन ने, यहां पर अच्छा पढ़ना है। एक प्रारूपिक आवर्त बीजीय परागकोष द्विपालित होते हैं, बिल्कुल द्विपालित होते हैं, पहले अपन ने पढ़ा। ठीक है, द्विपालित संरचना है तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष होते हैं। एक पाली में कितने कोष, 2 कोष, अभी तो बताया मैंने आपको ना। ठीक है, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। कैसे होते हैं, द्विकोष्ठी। ये वाली बात मैंने आपको बता दी। प्राय एक अनुलंब खांच प्रावर्क कोष्ठ को अलग अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको दिखाता हूं। ये देखो एक खांच, ये देखो ये वाली खांच, इसकी बात करता है। ये एक लंबवत ऐसी खांच है जो इनको अलग अलग कर रहा है। ये देखो इधर से भी खांच जा रही है, इधर से भी खांच जा रही है। ठीक है, तो ये जो है इन कोष्ठ को, ये 2 कोष्ठ है, इनको अलग अलग करने का काम कर रहा है। ठीक है, लंबवत मतलब लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लंबित, है ना। लंबवत खांच प्रावर्क कोष्ठ को अलग अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए प्राकोष के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के उत्कों तथा उनके संयोजन को समझें। ठीक है, अनुप्रस्थ काट को मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन को, है ना। ट्रांसवर्स सेक्शन अपन ने काट लिया, उसको अपन देख के समझते हैं। एक प्राकोष की द्विपालित प्रकृति प्राकोष के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक एवं सुव्यक्त होती है। ठीक है, जब अपन प्राकोष को अनुप्रस्थ काट कर देखते हैं तो अपन को क्या दिखाई देता है कि जो आपकी द्विपाली संरचना है, जो कोष्ठ है, वो अपन को एकदम बिल्कुल अलग अलग अपन को दिखाई देते हैं। ठीक है, दंशापन देखेंगे तो अपन को अलग अलग बिल्कुल सही से दिखाई देंगे। बस यही बात बोलना चाह रहा है। प्राकोष एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है। ये मैंने आपको बता दी कि 4 दिशा की होती है। देखो मैंने बताया, ये वापस चलते हैं, देखो 4 कोने थे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था टेट्रागोनल, इंग्लिश में टेट्रागोनल बता दिया, हिंदी में इसको चतुष्कोणीय कहते हैं। ठीक है, तो चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती हैं। 4 कोनों पर क्या है, लघु बीजाणुधानी है। अरे बताई थी ना, ये देखो लघु बीजाणुधानी,
ठीक है, 4 कोनों पर क्या है, लघु बीजाणु ध्वनि समाहित होती हैं, जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। एक पाली के अंदर ये एक पाली, ये एक पाली, तो एक पाली के अंदर कितनी बता रहा है, 2 बता रहा है, बिल्कुल सही बताई है मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है कि यहां तक समझ में आ रही है एनसीईआरटी? तो बिल्कुल एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं यार, है ना। एक एक लाइन को अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह लघु बीजाणु ध्वनि आगे विकसित होकर किसमें, परागपुटी पोलन सेक्स बनाती है। मैंने आपको बता दिया अभी यहां पर, है ना, कि यंग प्लांट में क्या होते हैं, यंग प्लांट में क्या होती है, लघु बीजाणु ध्वनि, और आगे जाके विकसित हो जाती है किसमें, ये मेच्योर प्लांट के अंदर किसमें विकसित हो जाती है, परागपुटी पोलन सैक के अंदर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। मैंने आपको ये बता दिया आपको कि लघु बीजाणु ध्वनि आगे विकसित होकर किसमें, परागपुटी पोलन सैक बनाती हैं। ठीक है, यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और परागकोणों से ठसाठस भरे हुए होते हैं। अभी जो परागपुटी है ये लंबवत पूरे एंथर के अंदर, पूरे परागकोश के अंदर ऐसे फैले हुए होते हैं, ऐसे लंबवत फैले होते हैं, और इनके अंदर क्या भरे हुए होते हैं, परागकण, पोलन ग्रेन्स जो है वो भरे हुए होते हैं। ठीक बात है। अभी पोलन ग्रेन बनाएंगे, किससे बनाएंगे, लघु बीजाणु ध्वनि ही बनाएगी पोलन ग्रेन को। अभी देखते हैं कैसे बनेंगे, है ना। चलो अब आगे क्या है, लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना, अभी उसको पढ़ेंगे। आ जाओ वापस, लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको इस प्रकार से समझेंगे इसको, है ना, अपन इस प्रकार से समझने वाले हैं लघु बीजाणु ध्वनि को। ठीक है, ये क्या आपकी लघु बीजाणु ध्वनि है, दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है भैया। इसके ऊपर क्या है, 4 परतें हैं, एक परत ये, एक परत ये, एक परत ये, एक परत ये। अब ये पूरी परतें इधर भी होंगी, लेकिन हमने समझने के लिए मैंने यहां तक ही बनाई है। ठीक है, लघु बीजाणु ध्वनि को समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ये रेड रंग वाली क्या है, रेड कलर वाली क्या है, लघु बीजाणु ध्वनि है। इसके ऊपर 4 परतें हैं, 4 परतें इस पर दिखाई दे रही हैं आपको, बिल्कुल ये ब्राउन रंग वाली, फिर ब्लू, फिर ये जो भी रंग है, फिर आपकी क्या है, बैंगनी रंग। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 परतें हैं इस पे। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली परत है इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, हिंदी में इसको बाह्य त्वचा कहा जाता है। क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। फिर जो दूसरे नंबर की जो परत आती है उसको कहते हैं एंडोथीशियम, हिंदी में इसको अंतस्थीशियम कहते हैं, अंतस्थीशियम। ठीक है, तो तीसरी परत है उसको कहते हैं मिडल लेयर, हिंदी में इसको मध्य परत कहते हैं। ठीक है, और फिर जो चौथी लेयर है सबसे अंदर वाली लेयर उसको कहते हैं टैपिटम। क्या कहते हैं, टैपिटम कहते हैं। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, लघु बीजाणु ध्वनि की अपन संरचना पढ़ रहे हैं। लघु बीजाणु ध्वनि के ऊपर 4 परतें होती हैं। जो सबसे बाहर वाली है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। जो उससे अंदर वाली होती है उसको कहते हैं एंडोथीशियम। जो उससे अंदर वाली होती है उसको कहते हैं मध्य परत, और जो उससे अंदर होती है उसको कहते हैं टैपिटम। क्या तक बात समझ में आई? ठीक है, आई क्या, और आनी चाहिए। सिंपल सी बात है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी में चीजें हैं बस वही बातें कर रहे हैं अपन। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं आपको कि लघु बीजाणु ध्वनि होती है, उस पर 4 परतें होती हैं। जो सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली एंडोथीशियम, उससे अंदर वाली मिडल लेयर, उससे अंदर वाली टैपिटम। ठीक बात है। चलो, जो शुरू की जो 3 लेयर है ना, जो सबसे बाहर वाली जो 3 लेयर हैं, कौन कौन सी, बाह्य त्वचा, अंतस्थीशियम और मध्य परत। ये जो 3 परतें हैं ये बाहरी जो किससे काम करती हैं, इनका काम क्या है, इनका काम संरक्षण का काम है, प्रोटेक्शन का काम है। ठीक है, लघु बीजाणु ध्वनि के ऊपर जो 4 परतें हैं उनमें से जो 3 बाहरी परत हैं, जो 3 बाहरी परत हैं उनका काम क्या है, संरक्षण का काम है, प्रोटेक्शन का काम है। ठीक है, और जो अंदर वाली लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है टैपिटम, इसका क्या काम है भैया, इसका काम है पोषण का काम है। ये पोषण प्रदान करती है किसको, जो परागकण बनते हैं ना, जो यंग जो नए परागकण बनेंगे उनको पोषण चाहिएगा, और वो पोषण कौन देगा, यही टैपिटम देती है। ये टैपिटम पोषण देने का काम करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो वापस समझ लो एक बार, बीजाणु ध्वनि लघु बीजाणु ध्वनि है, उस लघु बीजाणु ध्वनि के ऊपर 4 परतें हैं। जो 3 बाहरी जो परतें हैं उनका काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है, संरक्षण का काम है जी। जो अंदर वाली परत है टैपिटम, उसका काम क्या है, पोषण देने का काम है। ठीक बात है। चलो, और बीच में क्या, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, एक एक परत को देख रहे हैं अपन, एक एक परत को देख रहे हैं। पहले अपन एपिडर्मिस का काम देख लेंगे, फिर अपन अंतस्थीशियम एंडोथीशियम का काम देख लेंगे, फिर मिडल लेयर मध्य परत का काम देखेंगे, फिर टैपिटम का काम देखेंगे। आ जाओ देखते हैं। एपिडर्मिस कैसी लेयर होती है, कैसी परत होती है, सिंगल लेयर है जी। जो सबसे बाहर वाली परत होती है वो कैसी है, बिल्कुल सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर है, उसके साथ साथ में बाहरी परत है, ये सबसे बाहरी यही होती है। प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्शन का काम है इसका, प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये। परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। जब परागकोश जो फटेगा, फटता कब है, जब परागकण इसमें मैच्योर हो जाएंगे, परागकण बनेंगे, थोड़ी देर पोलन ग्रेन बनेंगे, और वो पोलन ग्रेन जो परागकण है वो जब मैच्योर हो जाएंगे तो वो फटेंगे, फटना तो पड़ेगा उनको, तभी तो फीमेल पार्ट तक पहुंचेंगे ना। अरे अपना मेन काम क्या है, निषेचन करवाना ना, अपन को निषेचन करवाना है, फीमेल युग्मक तक पहुंचाना उन परागकणों को। कैसे पहुंचाएंगे, अगर वो फटेगा नहीं, ये परागकोश जो है, इस परागकोश वाला थैली है,
इस थैली के अंदर क्या बन गए, परागकण बन गए। ठीक है, अब वो परागकण जब तक फीमेल पार्ट तक नहीं पहुंचेंगे तो तब तक कुछ नहीं होना। ठीक है, निषेचन नहीं होगा, तो उसको पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस थैली को फाड़ना पड़ेगा मन को, तो वो थैली फटेगी। तो वो थैली क्या है, परागकोश है। तो जब वो थैली फटेगी कैसे, यही जो बाहरी परत है, ये बाहर की परत जो है, ये बाहर की परत जब फटेगी तभी तो ये परागकण इसके अंदर होंगे, वो बाहर निकलेंगे। ठीक बात है क्या, बिल्कुल ठीक बात है। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम जो ये भी सिंगल लेयर है और ये भी परागकोश के स्फुटन में मदद करती है, परागकोश को फटने में मदद करती है, और जब परागकोश फटता है तो उससे पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। फिर आती है मध्य परत। मध्य परत जो है वो सिंगल लेयर नहीं है, 2-3 लेयर की बनी हुई है, 2-3 परतों से मिलकर ये मध्य परत जो है वो बनी हुई होती है। ठीक बात है। फिर बात करते हैं जो सबसे अंदर वाली लेयर है, टेप्टम, इंपॉर्टेंट परत है ये। ठीक है, उसको ध्यान से सुनो। ये आंतरिक परत है, बता दिया मैंने आपको, सबसे अंदर वाली परत यही होती है, आंतरिक परत है। इसमें सघन जीवद्रव्य होता है। इसमें क्या होता है, सघन जीवद्रव्य, डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है, मतलब खाना इसके अंदर भरपूर होता है। अरे खाना खुद के पास भरपूर है तभी तो ये पोषण देती है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि टेप्टम का काम क्या है, टेप्टम का काम क्या है, पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। जब टेप्टम के पास में, खुद के पास में खाना बढ़िया है तभी तो ये पोषण दूसरे को दे पाएगी। अरे खुद के खाने के लाले पड़े रहेंगे तो किसको दे देगी ये। ठीक है, तो खुद के पास खाना भरपूर है, इसके पास में डेंस साइटोप्लाज्म में सघन जीवद्रव्य है, तो इसलिए खाना ये पोषण दूसरे को दे सकती है, पोषण न्यूट्रिशन प्रदान करती है ये। ठीक है, द्विकेंद्रकीय होती है, बाइन्यूक्लिएटेड होती है, द्विकेंद्रकीय। ठीक है, मतलब इस एक कोशिका के अंदर, जो टेप्टम की एक कोशिका होगी उसके अंदर क्या होंगे, 2 केंद्रक होंगे। भैया ये क्या बात बताई आपने, हमने तो सुना है कि एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, नहीं, द्विकेंद्रकीय भी होती है, बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ये। अब ये कैसे होता है, एनसीईआरटी ये भी पूछती है क्वेश्चन यहां पर कि भैया कोई एक कोशिका द्विकेंद्रकीय कैसे हो सकती है, उसका बता देता हूं। ज्यादा अपन इसको डिटेल में कहां पढ़ेंगे, अपना सेल डिवीजन वाला, लेकिन एक आइडिया ले लो। एक कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर जब विभाजन होता है ना, एक कोशिका के अंदर जब विभाजन होता है तो क्या होता है, सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है ना, इसका जो अंदर केंद्रक है उसके अंदर विभाजन होता है। ठीक है, ये कोशिका ऐसी बाहर से ऐसी कैसी रहेगी, अंदर जो न्यूक्लियस है वो 2 हो गए, वो डिवाइड हो गए। अब होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि कोशिका भी जो है आपस में पूरी विभाजित हो जाए, एक केंद्रक इसमें चला जाए, एक केंद्रक इसमें चला जाए। होना तो ये चाहिए था, ये जो कोशिका है इसके अंदर जो केंद्रक जो है वो 2 विभाजित होकर 2 बन गए। अब इस कोशिका को भी क्या हो जाना चाहिए, यहां से बीच से विभाजित हो जाना चाहिए, और एक केंद्रक इस कोशिका में, एक केंद्रक इस कोशिका में। लेकिन ये जो टेप्टम है इसके अंदर ऐसा नहीं होता, बस इतना ही डिवीजन होता है, 2 केंद्रक बन गए, बस इतना ही। ये बाहर जो पूरी कोशिका जो है ये विभाजित नहीं होती, इसलिए एक कोशिका के अंदर क्या है, 2 केंद्रक होते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा क्या है, द्विकेंद्रकीय कोशिका, ये टेप्टम कैसा होता है, द्विकेंद्रकीय होता है, बाइन्यूक्लिएटेड होती है। अब ये जो टेप्टम है इसका एक और फंक्शन सुनो ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा भाई, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि जो आपका टेप्टम है इसका एक काम तो क्या बताया मैंने आपको, ये पोषण प्रदान करती है। दूसरा काम बताऊं इसका, स्पोरोपोलिनिन बनाती है। क्या बनाती है, स्पोरोपोलिनिन बनाती है। भैया ये स्पोरोपोलिनिन क्या बवाल है, अभी बताऊंगा। जो टेप्टम है वो क्या बनाती है, स्पोरोपोलिनिन बनाती है, और ये स्पोरोपोलिनिन जो है वो सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। आपको पूछे कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे, स्पोरोपोलिनिन। क्या है, स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन जो है, स्पोरोपोलिनिन जो क्या है, सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। और ये सर्वाधिक प्रतिरोधक जो कार्बनिक सामग्री, इसको बनाता कौन है, इसको बनाता कौन है, टेप्टम। क्या नाम है इसका, स्पोरोपोलिनिन। अब ये स्पोरोपोलिनिन किस काम आता है भैया, इस इतनी हार्ड जो सब्सटेंस है, इतनी जो रेजिस्टेंट जो सब्सटेंस है, इतनी प्रतिरोधक जो सामग्री है, वो क्यों बनाई गई है, इसका काम क्या है, इसका काम है ये बाह्य चोल बनाती है। भैया बाह्य चोल क्या होता है, इंग्लिश में इसको एग्जाइम कहते हैं। जब अपन थोड़ी देर में परागकण बना लेंगे ना, जो परागकण बनाएंगे उसके बाहर की जो परत होती है उसको क्या कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं। और इस परागकण की जो बाहर की जो परत होती है ना, इस बाहर की परत वो किससे बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है किससे, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है। वापस सुनो, टेप्टम एक तो वो तो प्रदान करती ही है, पोषण तो देती है, उसके साथ साथ में क्या बनाती है, स्पोरोपोलिनिन बनाती है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एक सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, और ये जो है सर्वाधिक प्रतिरोधक जो कार्बनिक सामग्री है स्पोरोपोलिनिन, ये क्या बनाती है, ये बाह्य चोल बनाती है। ये बाह्य चोल क्या है, इंग्लिश में इसको एग्जाइम कहते हैं। और ये बाह्य चोल क्या है, ये परागकण की बाहरी परत, जब परागकण बन जाएगा तो उसके बाहर एक परत हो बनेगी, उस परत को क्या कहेंगे अपन, बाह्य चोल कहेंगे। और ये बाह्य चोल किसकी बनी हुई होती है, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। समझ में आई यहां तक बातें, ठीक। टेप्टम में और क्या खास बात है, टेप्टम जो है वो कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है, कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन बनाती है। भैया ये कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन क्या होती है, अरे देखो
सारा काम नेचर के अंदर चल रहा है, प्रकृति के अंदर चल रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो भाई मेल जो आपके परागकण हैं उनको कहां जाना पड़ेगा, फीमेल के पास में जाना पड़ेगा, तभी तो निषेचन होगा। तो भाई हवा में उड़ के जा रहे हैं, मान लो परागकण जो है, मेल के परागकण जो है उड़ के हवा में जा रहे हैं, किसके पास में, फीमेल के पास में जा रहे हैं। तो भाई जरूरी है क्या कि फीमेल किसकी, गुलाब की हो, गुलाब का फूल है, फीमेल है, उस पर जरूरी है क्या मेल गुलाब का ही आए, जो परागकण उड़ के आया है वो मेल गुलाब का ही आए? अरे जरूरी है क्या? गेंदे का भी तो उड़ के आ सकता है ना उस पर, ठीक है। तो क्या निषेचन गेंदे से कर ले क्या गुलाब का फूल? नहीं कर सकता ना, अरे नहीं कर सकता ना, ठीक है। कोई मधुमक्खी है गुलाब पर बैठी, उसके परागकण चिपक गए, वो आके फीमेल वाले पे आके बैठी, ठीक है, लेकिन वो फीमेल किसका था, वो गेंदे का था, तो क्या गुलाब से निषेचन कर ले क्या? नहीं कर सकता। तो इसलिए वो, उसको कैसे पता लगेगा, फूल को कैसे पता लगता है कि भैया ये परागण अपने वाले नहीं है, जो फीमेल गुलाब है उसको कैसे पता लगेगा कि भाई ये तो गेंदे के आगे परागण, उसको कैसे पता लगेगा कि अपने वाले नहीं है? तो उसमें क्या बनती है, कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन बनती है। ये कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन जो है वो किस में काम आती है, परागकण स्त्री केसर संकर्षण में काम आती है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में काम आती है। ये प्रोटीन क्या बताती है, ये प्रोटीन बात करती है किससे, परागकणों से बात करती है कि हाँ भाई बताओ कौन, कहां से आए हो तुम लोग, तो वो बताएंगे हम तो गेंदे से आए हैं, तो बोलो भाग जाओ यहां से, हम नहीं आने देंगे तुमको आगे, है ना। तो इस प्रकार से कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन काम करती है। आगे बात करेंगे इसकी, अगले वाले पार्ट में इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो, और क्या बनाती है, पोलन किट बनाती है जो टेप्टम है, और क्या बनाती है, पोलन किट बनाती है। भैया ये पोलन किट क्या नया बवाल है यार, ये एक चिपचिपा पदार्थ है, क्या है, चिपचिपी एक परत है। इस चिपचिपी परत से क्या होगा, ऐसे प्लांट, ऐसे फूल जिनमें परागण जो है, पोलिनेशन जो है, परागण अभी बात करेंगे, मैंने आपको बताया कि परागकण जो है पोलन ग्रेन बनेंगे मेल के अंदर, उनको किससे, फीमेल तक पहुंचाना पड़ेगा। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें हवा से चले जाते हैं, कुछ के अंदर क्या होता है, मधुमक्खी वगैरह जानवरों से, कीट से, इनसे जाता है, ठीक है। तो मधुमक्खी आके बैठेगी, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मधुमक्खी मेल फूल पे आके बैठेगी, उसके क्या है, ये चिपक जाएंगे, कौन चिपक जाएंगे, परागकण जो वो चिपक जाएंगे मेल के, और वो फिर कहां जाएगी, फीमेल पे जाके बैठेगी, तो वो क्या निषेचन हो जाता है। तो क्या एक माध्यम का काम करती है, कौन, मधुमक्खी या फिर कोई भी कीट। तो यहां पर चिपकेंगे, कैसे चिपक जाएंगे, ऐसे ही। तो इस पर कैसे चिपकते हैं कि वहां पर उनके पास में क्या होता है, पोलन किट होता है, चिपचिपी एक परत है। ये चिपचिपी परत के कारण क्या वो चिपक जाते हैं, और ये किसके अंदर होते हैं, कीट द्वारा परागण करने वाले फूलों में पोलन किट जो है वो बनता है, ठीक है। ये पोलन किट कौन बनाता है, ये टेप्टम में बनाता है। एक बार मैं टेप्टम को वापस रिपीट करूंगा क्योंकि काफी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना भाई। टेप्टम क्या है, आंतरिक परत है, ठीक बात है भैया, आंतरिक परत है। सघन जीवद्रव्य होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पोषण प्रदान करती है, द्विकेंद्रकीय होता है, बाइन्यूक्लियोटाइड होता है, स्पोरोपोलिन बनाती है। ये स्पोरोपोलिन क्या होता है, सर्वाधिक प्रतिरोधक सकार्बनिक सामग्री है, बाह्य चोल बनाता है, किसका, परागकण की बाहरी परत होती है बाह्य चोल, ठीक है। ये पोलन किट बनाती है। पोलन किट क्या है, चिपचिपी परत है, ठीक है, जो कीट द्वारा परागण करने वाले जो पुष्प फूल हैं, पुष्प जो है, उनमें ये पोलन किट जो है वो बनता है। उसके अलावा टेप्टम का क्या काम है, कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन बनाती है, कि ये चेक करती है कि भाई अपने वाले आए हैं कि परागण या फिर नहीं आए, ठीक है। चलो अब यहां तक पर एनसीईआरटी देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लघु बीजाणुधानी की संरचना अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, पढ़ तो बने ली, अब एनसीईआरटी को देख रहे हैं बस। एक अनुप्रस्थ काट वही ट्रांसफर सेक्शन में, एक प्ररूपी लघु बीजाणुधानी, ठीक है, प्ररूपी को किसको बोलते हैं, टिपिकल, ठीक है। लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है, कैसी होती है, गोलाई होती है, राउंड होती है। यह सामान्यतः 4 भीति परतों से आवृत होती है, 4 भीति परतों से आवृत होती है। मैंने आपको बता दिया, जो बाहरी होती है वो एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, उसके बाद में मध्य परत, उसके बाद में आपकी टेप्टम, ठीक है। 4 मैंने आपको बता दी। जो बाहर वाली है एपिडर्मिस, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं इसको बाह्य त्वचा, फिर क्या है एंडोथीशियम, हिंदी में एंथोस्थीशियम, ठीक है। उसके बाद में आपकी है मध्य परत, उसके बाद में टेपिटम। बाहर की ओर की तीनों परतें क्या है, संरक्षण प्रक्रिया में काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती है। मैंने आपको बता दिया कि जो बाहर की तीनों परतें हैं वो क्या काम करती हैं, ये देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे, जो बाहर की तीनों परतें हैं वो क्या काम करती हैं, संरक्षण का काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। तो जो बातें बताएंगे बस वही लिखी हुई हैं। तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती हैं। जो परागकोश है उसका स्फुटन करवाएंगी और परागकणों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। जो बाहर की 3 परतें, ये मैंने आपको लिखवा दिया, समझा भी दिया, ठीक है। इसकी सबसे आंतरिक परागकोश जो परत है वो क्या है, टेप्टम है, ठीक है। जो सबसे आंतरिक परत है वो कौन सी है, टेप्टम है, टेपिटम। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। जो विकासशील, जो यंग, जो डेवलपिंग जो आपके पोलन ग्रेन होंगे, जो परागकण होंगे, उनको क्या कर देगी, पोषण देने का काम कौन करती है, टेप्टम। मैंने आपको बताया पोषण प्रदान करती है। टेप्टम की जो कोशिकाएं हो उनमें क्या होता है, सघन जीवद्रव्य होता है। साइटोप्लाज्म जो उनमें क्या होता है, डेंस होता है, मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। सघन जीवद्रव्य से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक इनमें क्या होता है, केंद्रक होते हैं, ठीक है।
द्विकेंद्रकीय होती हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ये पूछता है क्या आप ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रीय बन सकती है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये कोशिका है, इसके अंदर जब न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो जाएगा, केंद्रक का डिवीजन हो जाएगा, केंद्रक तो विभाजित हो जाएंगे, लेकिन ये पूरी कोशिका जब विभाजित नहीं होती है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, दो केंद्रक हो जाते हैं, ठीक है, बताया मैंने आपको। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब चलो अब इसको अपन पहले आगे पढ़ेंगे और फिर अपन वापस आएंगे इस डायग्राम में एनसीईआरटी पे। तो टेप्टम के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी जो एनसीईआरटी में लिखी हुई थी, और उससे एक्स्ट्रा बातें भी मैंने आपको थोड़ी बता दी। चलो अब आप बात करेंगे अपन किसकी, कि किस प्रकार से आपके परागकण जो है वो बनते हैं। ठीक बात है, ध्यान से सुनना भाई। मैं कह रहा हूं ये क्या है, लघु बीजाणुधानी है। थोड़ी देर पहले अपने बात करी लघु बीजाणुधानी। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजाणुजन ऊतक। क्या कहते हैं, बीजाणुजन ऊतक। चलो यहां समझाता हूं मैं आपको, बाद में मिटा देंगे इसको। ये क्या है, लघु बीजाणुधानी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये अंदर वाला क्या है, ये बीजाणुजन ऊतक है। ये बीजाणुजन ऊतक जो है ना, ये बीजाणुजन ऊतक जो है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ना, इसी से क्या बनेगा, लघु बीजाणु बनेंगे। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, विभाजन होगा, और इनसे क्या बनेगा, लघु बीजाणु बनेगा, और उन्हीं लघु बीजाणु से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनता है। अब आ जाओ वापस देखना, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि लघु बीजाणुधानी अभी आपने पढ़ी थी, उस लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या है, बीजाणुजन ऊतक है। ये देखो, ये रहा बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू। और इसकी आप प्लोइडी भी देख लो, कैसा है, ये द्विगुणित है। कैसा है, द्विगुणित। ठीक बात है, 2n का मतलब द्विगुणित है। बीजाणुजन ऊतक, ये बीजाणुजन ऊतक जो है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। कौन सी कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इंग्लिश में बात करूं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सी सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। मात्र कोशिका का मतलब मदर है, मदर से क्या बनेगा, लघु बीजाणु बनेंगे, ठीक है। अरे लघु बीजाणु मात्र कोशिका मतलब लघु बीजाणु की मम्मी है, ठीक है। तो मम्मी है, मम्मी से क्या बनेगा, लघु बीजाणु, ठीक है। लघु बीजाणु की मम्मी, तो लघु बीजाणु की मम्मी का बेटा कौन होगा, लघु बीजाणु, ठीक बात है, ठीक है। चलो, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इनको एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी कैसी है, द्विगुणित है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर कोई विभाजन हुआ क्या, कोई विभाजन नहीं होता, ये भी द्विगुणित, ये भी द्विगुणित, ठीक है। अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, इनमें क्या होता है, मियोसिस हो जाता है। इनमें क्या होता है, मियोसिस। मान लो ये क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसके अंदर क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। ये इसके अंदर क्या होता है, विभाजन। जब इसके अंदर विभाजन हुआ तो क्या बने, लघु बीजाणु बने। अरे लघु बीजाणु की मम्मी, ठीक है, तो उसका बेटा कौन होगा, लघु बीजाणु तो होगा ना, ठीक है। मेरी मम्मी का बेटा कौन, मैं ही तो हूं। अरे ठीक बात है क्या, तो उसी प्रकार से लघु बीजाणु मात्र कोशिका मतलब लघु बीजाणु की मम्मी, उसका बेटा लघु बीजाणु, ठीक है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर जब मियोसिस हुआ तो क्या बना, लघु बीजाणु बना। ठीक बात है, माइक्रोस्पोर बने। ये कैसे होंगे, ये एन होंगे, एन का मतलब अगुणित होंगे। ये कैसे थे, जो मात्र कोशिका थी वो कैसी थी, द्विगुणित थी। ये कैसा हो गया, अगुणित। क्यों, क्योंकि मियोसिस हो गया। जब मियोसिस होता है तो जो द्विगुणित कोशिका होती है वो कैसी हो जाती है, अगुणित हो जाती है, ठीक है। चलो, अब ये द्विगुणित अगुणित क्या होते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। जिनके अंदर एक क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है ना, ऐसी कोशिकाएं जिनमें एक क्रोमोसोम की दो कॉपी होती हैं, उसको कहते हैं अपन क्या, द्विगुणित। और जिनके अंदर एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी होती है उसको क्या कहते हैं अपन, अगुणित, ठीक है। चलो, तो लघु बीजाणु जो है, इनसे फिर क्या बन जाता है, पराग कण बन जाते हैं, पोलन ग्रेन बन जाते हैं। और यही परागकण जो है, इन्हीं में क्या है, युग्मक है। इन्हीं परागकणों के अंदर क्या है, युग्मक है। और ये परागकण बन गए तो अब क्या बन गए, अपने युग्मक भी बन गए। किसका, मेल का युग्मक भी बन गया, ठीक है। ध्यान से सुनो वापस। लघु बीजाणुधानी थी, इसके अंदर क्या था, बीजाणुजन ऊतक था, स्पोरोजिनस टिश्यू था। इसके अंदर क्या थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एमएमसी थी, ठीक है, जो कैसी थी, द्विगुणित। एमएमसी के अंदर क्या हुआ, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद क्या बना, लघु बीजाणु बने, माइक्रोस्पोर बने, ठीक है। ये कैसे, अगुणित है। लघु बीजाणु के अंदर क्या बना, परागकण बन गए, आपके पोलन ग्रेन बने, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ वापस, लघु बीजाणु जनन की बात करते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं, कैसे हुआ वो देखो। ये क्या अपनी एमएमसी, एमएमसी क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये देखो, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये सारा सिस्टम हुआ कैसे वो देखो। लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ये, बिल्कुल भैया, कैसी है, द्विगुणित है। इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ। जब मियोसिस 1 हुआ इस कोशिका के अंदर तो क्या है, ये दो कोशिकाओं में बदल गई, ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो उससे क्या बन गई, 2 बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस 2 हुआ। क्या हुआ, मियोसिस 2 हुआ। जब मियोसिस 2 हुआ तो ये 2 से क्या हो गई, 4 हो गई। क्या बन गए, ये लघु बीजाणु बन गए। क्या बन गए, लघु बीजाणु। और ये 4 बने हैं तो क्या कहेंगे, लघु बीजाणु
चतुष्क कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु चतुष्क, 4 बने चतुष्क, ठीक है। शुरुआत में ये लघु बीजाणु बने हैं, ये क्या होते हैं? आपस में चिपके हुए होते हैं। जब यंग होते हैं ये तो आपस में चिपके होते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं तो ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं। शुरुआत में ये चिपके हुए होते हैं और बाद में अलग अलग होने लगते हैं। आज वो एनसीईआरटी पे वापस आते हैं। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन? बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू अपन ने अभी बताया है ना। तो बीजाणु लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होता है। ये जो कहां होता है, ये जो बीजाणु जन ऊतक कहां होता है? लघु बीजाणु धानी जो है उसके केंद्र में स्थित होता है। कौन? स्पोरोजेनस टिश्यू। अभी तो मैंने आपको बताया था यार, क्या बताया मैंने आपको? ये क्या लघु बीजाणु धानी, इसके अंदर क्या है आपका? बीजाणु जन ऊतक, स्पोरोजेनस टिश्यू। इसके अंदर क्या है? बीजाणु मात्र कोशिका। बताई थी ना अभी मैंने आपको, बस वही लिखी हुई है यहाँ पर बात। तो ये क्या? लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित होता है। कौन? बीजाणु जन ऊतक। ठीक बात है। अब बात करेंगे लघु बीजाणु जनन की बात करेंगे। ये मैंने आपको यहां पर बताया ना, वही बात मैंने यहां पर लिखी है, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई वही बात है। चलो, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, जैसे जैसे परागकोश जो विकसित होगा, ठीक है, बीजाणु जन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट बनाती हैं। ठीक है, अब कैसे बनाती हैं वो मैंने आपको यहां पर बताया है। ठीक है, ये लघु अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होता है? मियोसिस को कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? मियोसिस। ठीक है, जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टीय की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। ठीक है, पराग मात्र कोशिका या फिर आप बोल दो इसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, एक पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? जो पराग मात्र कोशिका है इसको मैंने आपको बता दिया लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, एक ही बात चीज है। ठीक है, जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। देखो ये 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित है, बिल्कुल। और इन्हें क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्टीय या फिर चतुष्क कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक बात है। चलिए, जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु, जब परागकोश जब वो क्या होता है मैच्योर हो जाता है तब जो है ये एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। पहले चिपके हुए होते हैं, बाद में अलग अलग हो जाते हैं, मैंने आपको बताया ये है ना। और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं और परागकण के रूप में ये बदल जाते हैं। पहले ये क्या बनते हैं? पहले ये बनते हैं लघु बीजाणु बनते हैं और उसके बाद में ये परागकण के रूप में विकसित हो जाते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब, है ना। चलो, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। एक लघु बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारे जो हैं परागकण बनते हैं, बहुत सारे परागकण बनते हैं ना। एक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार क्या बनते हैं? लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। अब परागकोश बहुत सारे हजारों क्या बने हैं, इसके अंदर परागकण बन गए। एक लघु बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारे क्या बन गए? परागकण बन गए। अब ये जो परागकोश है वो फटेगा तो परागकण बाहर निकलते हैं फिर। ठीक है, वो फटेगा और वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे परागकण की। परागकण की बात करने से पहले परागकण के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपका परागकण है। परागकण कुछ इस प्रकार का होता है। परागकण के अंदर मुझे 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, एक ये कोशिका, एक ये कोशिका। अरे ठीक बात है क्या? मुझे 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, एक ये कोशिका, एक ये कोशिका। जो ऊपर वाली कोशिका कौन सी है? कायिक कोशिका है। परागकण के अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका कायिक कोशिका होती है और दूसरी प्रजननी कोशिका है। कौन सी? प्रजननी कोशिका। जो कायिक कोशिका इसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव सेल और प्रजननी कोशिका इसको जनन कोशिका या फिर जर्म सेल या फिर जनरेटिव सेल इसको कहा जाता है। ठीक बात है, ध्यान से सुनना ये बात, यहां से क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन के कारण गलत होता है क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, 2 कोशिकाएं, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका है या फिर आप जनरेटिव सेल बोल दो। कायिक कोशिका जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या है? इसमें अधिक जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य इसमें ज्यादा है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर ज्यादा होता है, प्रचुर खाद्य भंडार और इसके अंदर खाने की मात्रा भी भरपूर है इसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर? कायिक कोशिका के अंदर। विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होता है, उसका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? बड़ा सा होता है और अनियमित होता है, मतलब इरेगुलर शेप का होता है। ठीक बात है। प्रजननी जो कोशिका है, जो जनन कोशिका जो है, जनरेटिव सेल जो है, ये कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती हैं। ठीक है, ये जो कोशिकाएं छोटी होती हैं, ठीक है, जो जनन कोशिकाएं वो छोटी होती हैं बेचारी, और इनका जो अधिक जीव द्रव्य होता है किसके अंदर? कायिक जो कोशिकाएं इनके अंदर अधिक जीव द्रव्य होता है, इसके अंदर ही वो तैरती रहती हैं। कौन? आपकी जो जनन कोशिकाएं उसी के अंदर तैरती रहती हैं। किसके जीव द्रव्य के अंदर? कायिक कोशिका का जो ये मान लो, देखो ऐसे, ये कायिक कोशिका है, इसका जीव द्रव्य इसके अंदर ही क्या है? कौन तैरती रहती है? आपकी जनन कोशिका, ये तैर रही है इसके अंदर। ठीक है, तो कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में ये तैरती रहती है। ठीक है, और ये कैसी होती है? तुर्कु आकृति की होती है। तुर्कु आकृति मतलब इंग्लिश में स्पिंडल शेप कहते हैं इसको ना। तो ये जो आपकी जनन कोशिका जो है, जनरेटिव सेल, कैसी होती है? स्पिंडल शेप की होती है।
और ये क्या बनाती है, युग्मक बनाती है। जनन कोशिका नाम से पता लग रहा है क्या बनाएगी, युग्मक बनाएगी। तो परागकण के अंदर, परागकण युग्मक नहीं है, परागकण युग्मक नहीं है, परागकण के अंदर युग्मक बनता है। ये आप कंफ्यूजन भी दूर निकाल देना भाई, परागकण युग्मक नहीं होता, परागकण के अंदर युग्मक बनता है, ठीक है। तो यहां पर दो युग्मक बनते हैं, गेमेट बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज पूछूं यहां तक, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज पूछूं, एक कोशिका ये है, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं ये जो जनन कोशिका है, ठीक है, ये आगे जाके क्या बनाती है, दो युग्मक बनाती है। तो एक कोशिका ये होगी, एक युग्मक, टोटल कोशिका कितनी होगी, 3 कोशिका होगी ना। यहां पर वापस सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि अब ये परागकण है, इसमें अभी कितनी कोशिकाएं दिख रही हैं आपको भैया, 2 कोशिकाएं, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका, ठीक है। मैं कह रहा हूं कायिक कोशिका तो ऐसी की ऐसी रहेगी इस परागकण के अंदर, लेकिन जो प्रजननी कोशिका है, जो जनन कोशिका है, ये जो है 2 युग्मक बना लेगी, 2 युग्मक बना लेगी, तो 2 तो युग्मक वाली कोशिका हो गई, और एक आगे क्या हो गई, कायिक कोशिका। तो टोटल कोशिका कितनी हो गई परागकण के अंदर, 3 कोशिकाएं हो जाती हैं। यहां तक समझ में आ गई। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जब परागकण बाहर निकलते हैं, जब झड़ते हैं परागकण, उसी टाइम पर क्या हो जाते हैं, इनमें 3 कोशिकाएं हो जाती हैं, मतलब 2 युग्मक उसी टाइम पर बन जाते हैं जब परागकण बाहर झड़ते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर परागकण जब झड़ते हैं तो उस टाइम पर 2 ही कोशिका होती हैं, एक आपकी जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। उनके अंदर उस टाइम पर युग्मक नहीं बनता। तो युग्मक कब बनता है, जब वो परागकण झड़ने के बाद में फीमेल के पास पहुंच जाते हैं, उस टाइम पर फीमेल के पास पहुंचने के बाद में वो युग्मक का निर्माण करते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर झड़ने पर ही क्या बन जाते हैं, 3 कोशिका बन जाती है, मतलब 2 युग्मक बन जाते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर 2 कोशिका पर वो झड़ जाते हैं और फीमेल के पास में पहुंचने के बाद में युग्मक बनाते हैं। तो अब बात करें परागकणों का झड़ना। 60% जो आवर्त बीजी हैं, 60% जो आवर्त बीजी हैं, एंजियोस्पर्म जो है 60%, उनके अंदर परागकण 2 सेल वाली स्टेज पर झड़ते हैं। 60% जो आवर्त बीजी जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर परागकण जो है वो कौन सी स्टेज पर, 2 सेल वाली स्टेज पर झड़ते हैं। मतलब ऐसी स्टेज जहां पर युग्मक नहीं बने हैं, सिर्फ कायिक कोशिका और प्रजननी कोशिका ही है उनमें, ठीक है। और वो दोनों इस 2 कोशिका वाली स्टेज पर ही क्या है, झड़ जाते हैं। और फिर परागकण कहां पहुंचते हैं, फीमेल के पास में, और उस टाइम पर 2 युग्मक उनके बनते हैं। वही मैं बात करूं 40% जो एंजियोस्पर्म है वो ऐसे हैं जिनके अंदर परागकण 30 सेल वाली स्टेज पर, सॉरी 30 बोलते हैं मैंने, 3 सेल वाली स्टेज पर, माफी चाहूंगा, 3 सेल वाली स्टेज पर झड़ते हैं। मतलब 40% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो जनन कोशिका है ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है और उसके बाद में वो झड़ते हैं। ठीक बात है क्या, ठीक है भैया, यहां तक समझ में आई, ठीक है। अब यहां पर देखो इस परागकण का अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये परागकण है, ठीक है। इस परागकण के अंदर ये परागकण का स्ट्रक्चर है ना, ये परागकण, इसमें मैं लिख भी देता हूं, परागकण की जो बाहरी लेयर है वो किससे बनी हुई होती है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, किससे, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है। तो ये बाहर की लेयर है, क्या कहते हैं इसको, बाह्य चोल कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्साइन कहा जाता है। और ये किससे बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन कौन बनाता है, टेपिटम बनाता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है ना। तो टेपिटम जो है उसने क्या बताया, स्पोरोपोलिनिन, और इसी स्पोरोपोलिनिन से कौन बनी हुई होती है, ये परागकण की जो बाहरी परत है वो बनी हुई होती है, ठीक है। और इसकी जो अंदर की परत है वो किससे बनी हुई होती है, अंतःचोल से बनी हुई होती है। इसको इंग्लिश में इंटाइन कहते हैं, अंतःचोल, ठीक है। अंतःचोल किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। अंतःचोल सेलुलोज और पेक्टिन का, और जो बाह्य चोल है वो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया आपने कहा था कि स्पोरोपोलिनिन जो है वो क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट कार्बनिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो आप एक चीज बताओ हमें, इतना वो रेजिस्टेंट है, इतना प्रतिरोधक जो पदार्थ है अगर है, तो इस परागकण के अंदर अगर युग्मक बन भी गए, इस परागकण के अंदर अगर युग्मक बन भी गए तो वो बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये परागकण का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो तो बहुत ज्यादा क्या है, रेजिस्टेंट है, उससे बाहर कैसे निकलेंगे। तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है, ये जो स्पोरोपोलिनिन जो है ना, ये परत जो वो पूरी कंटिन्यूअस नहीं होती। कंटिन्यूअस का मतलब ये पूरी नहीं होती, बीच में यहां पर एक छेद होता है। क्यों छेद क्यों होता है, ताकि जो युग्मक बनेंगे वो युग्मक यहां से बाहर निकल जाएं। अगर ये पूरी कंटिन्यूअस होगी ना, ये पूरी ऐसे कंटिन्यूअस होगी तो युग्मक बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, स्पोरोपोलिनिन, और इसको कोई भेद नहीं सकता। ठीक बात है क्या, ठीक है। तो यहां पर युग्मक को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, यहां पर एक छेद होता है, उस छेद को क्या कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं, हिंदी में इसको जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है। ये स्पोरोपोलिनिन यहां पर एब्सेंट होता है, यहां पर स्पोरोपोलिनिन जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहां पर छेद है, यहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, बाकी स्पोरोपोलिनिन पूरे में है, ठीक है बात है। ये जो आपके अंतःचोल है ये कंटिन्यूअस लेयर होती है, पूरी कंटिन्यू होती है। वहीं मैं बात करूं बाह्य चोल की तो ये कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती, क्योंकि यहां पर एक बीच में छेद होता है, ठीक है। परागकण पोलन करने के बारे में कुछ इसकी बातें लिख रखी हैं, वो भी बता देता हूं, चलो।
गोलाकार होता है ये, ठीक है। व्यास की बात करूं, डायमीटर कैसा होता है, कितना होता है इसका, 25 से 50 माइक्रोमीटर, है ना। ये एम नहीं है, म्यू है, ठीक है, माइक्रोमीटर। जीवन क्षमता, जीवन क्षमता, अंकुर क्षमता जो है इनकी अलग अलग होती है, प्लांट की अलग अलग होती है। जीवन क्षमता किसको कहते हैं कि भाई परागकण जो है प्लांट से झड़ा, ठीक है, उसके बाद में वो कितने टाइम तक उसमें वो क्षमता रहेगी कि वो फीमेल के पास पहुंचकर उसको निषेचित कर पाए, ठीक है। तो हर प्लांट की अलग अलग होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर महीनों, आज झड़ गया वो परागकण, उसके बाद में महीनों तक अगर वो फीमेल, महीनों बाद में फीमेल के पास में पहुंचेगा ना, तो भी उसमें शक्ति रहेगी, वो क्या कर सकता है, उसको निषेचित कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर अभी परागकण झड़े तो 30 मिनट के बाद में उनकी जो है क्षमता खत्म हो जाएगी। उस 30 मिनट के बाद में अगर वो पहुंचेंगे फीमेल के पास में तो फिर वो कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबकी जीवन क्षमता अलग अलग होती है। तो धान और गेहूं में 30 मिनट की होती है इनकी अंकुर क्षमता, ठीक है। धान और गेहूं की, यहां से क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान से सुन लो ये बात, है ना। तो जो अंकुर क्षमता है धान और गेहूं की वो कितनी है, 30 मिनट की होती है। बाकी रोजेसी है, लेगुमिनेसी है, सोलेनेसी, ये जो फैमिलीज हैं इनकी महीनों तक होती है। आज अगर परागकण जो है वो झड़े हैं तो उनको महीनों बाद में भी अगर वो फीमेल के पास में पहुंचेंगे तो भी वो उनमें शक्ति रहेगी, वो क्या कर सकते हैं, निषेचित कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये और देख लेते हैं। पोलन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। कुछ पोलन के प्रोडक्ट भी आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। चलो, टेबलेट्स आती हैं, सिरप आते हैं, वैक्स आते हैं, ठीक है। टेबलेट्स की फॉर्म में पोलन मिल जाता है, वैक्स आता है, सिरप आती है, ठीक है। क्यों लेते हैं ये, ठीक है, क्यों लेते हैं ये पोषण के लिए उपयोगी किए जाते हैं कि इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है पोलन के अंदर, तो इसलिए इनको टेबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है, ताकि पोषण मिले, ठीक है। और ये कौन लेते हैं, एथलीट्स और रेस हॉर्सेस जो होते हैं, जो रेस में भागने वाले जो घोड़े होते हैं वो, और जो एथलीट्स होते हैं वो पोलन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। पोलन से एलर्जी भी होती है भाई, परागकण से जो क्या है एलर्जी भी होती है, ठीक है। तो पोलन से एलर्जी भी होती है, अस्थमा है, फीवर, भाई आपको सांस नहीं आना, फीवर क्या, यही तो होता है ना कि जब किसी को एलर्जी होती है तो आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, ठीक है, सांस नहीं आना, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल किससे होता है भाई एलर्जी के, कौन कौन से होते हैं, तो ये आज से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से सुनो। पार्थेनियम जो गाजर घास है ना, तो पार्थेनियम है गाजर घास, इससे क्या होता है, एलर्जी होती है, ठीक है। अमरेंथस और चिनोपोडियम, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पार्थेनियम तो भूलना ही नहीं है, एनसीईआरटी में है। पार्थेनियम, अमरेंथस और चिनोपोडियम, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, इनसे एलर्जी होती है। परागकण का भंडारण, ठीक है। अब परागकण का भंडारण भी किया जा सकता है, कैसे करते हैं परागकण का भंडारण, क्यों करना चाहिए परागकण का भंडारण, इसलिए करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, तो अपन को उनके परागकण जो है वो अपन को क्या करना चाहिए, स्टोर करके रख लेने चाहिए, ताकि अपन को इन फ्यूचर अपन काम में ले सके उनको। या फिर कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडी करते रहते हैं, नई नई वेराइटीज बनाते रहते हैं, तो उन वेराइटीज, अगर कोई नई वेराइटी बन गई और अच्छी वेराइटी बन गई तो उसके परागकण जो है उनको संग्रहित कर लिया जाए, उनको स्टोर कर लिया जाए। तो उनको परागकण को स्टोर करने के लिए क्या कंडीशन होती है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से सुनना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो परागकण का अगर भंडारण करना है तो आपको किसमें कैसी कंडीशन में करना पड़ेगा, लिक्विड नाइट्रोजन में करना पड़ेगा आपको। अगर आपको परागकण भंडारण करना है, परागकण को अगर आपने को स्टोरेज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर करना पड़ेगा। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर क्या होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो बहुत ठंडा होता है, ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, और ये टेम्परेचर आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहां पर अपना परागकण जो वो कंप्लीट हो जाता है, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, परागकण समाप्त हुआ, ठीक है। आ जाओ, परागकण नर युग्म को उद्भव का प्रतिनिधित्व करता है यदि मेल गैमेटोफाइट, है ना। यदि आप हिबिस्कस गुड़हल या किसी अन्य पुष्प में खुले परागकोश को छूते हैं तो अपनी उंगलियों पर पीले रंग के पाउडर जैसे परागकण आपको मिल जाते हैं ना, तो पीले रंग का आपको लग जाएगा, गुड़हल का आपने देखा होगा फूल, ठीक है। परागकणों को पाते हैं, यह कांच के स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़कें और एक सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप से देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट भिन्न दिखते हैं। अलग अलग प्रजाति के अगर आप फूल लोगे और उनके अगर परागकण देखोगे तो उनकी जो है आपको अलग अलग डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग साइज, अलग अलग रूप आपको देखने के लिए मिलेंगे। परागकण सामान्यतः कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, हमने आपको बताया, जिनका व्यास लगभग कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें सुस्पष्ट 2 परतों वाली भित्ति होती है, मैंने आपको बताया 2 परतें होती हैं, एक बाह्य चोल और एक अंतःचोल। कठोर बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं, जो स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री से बनी हुई होती है, ठीक है, स्पोरोपोलिन। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों में सम्मुख टिक सकती है, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर दे दो, ठीक है, चाहे आप क्या करो,
बहुत ही ज्यादा हाई एसिडिक कंडीशन ला दो, चाहे आप बहुत ही हाई बेसिक कंडीशन ला दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलिनिन को न्यूमनीकृत कर सके। आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं पता लगा है जो स्पोरोपोलिनिन को तोड़ सके, उसको न्यूमनीकृत कर सके, ठीक है। प्राकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। वहां पर एक छेद होता है जिसको अपन जनन छिद्र कहते हैं। जहां पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है वहां पर स्पोरोपोलिनिन जो एब्सेंट होता है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। जिन प्राकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिनिन की उपस्थिति होती है। स्पोरोपोलिनिन की उपस्थिति होने के कारण क्या वो संरक्षित होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी स्तंभों की पंक्तियां प्रदर्शित की गई हैं। तो बाह्य चोल है उसमें अपन को अलग अलग डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यह पूछ रहा है यहां पर कि आपका क्या विचार है कि बाह्य चोल सख्त कठोर होना चाहिए। जनन छिद्र का क्या कार्य है? जनन छिद्र का कार्य मैंने आपको बता दिया कि यहां से क्या युग्मक बाहर निकल सके, इसलिए जनन छिद्र वहां पर होता है, वरना तो जो युग्मक है वो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे उससे, प्राकण से। तो प्राकण की आंतरिक जो भित्ति है उसको क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं, बता दिया मैंने आपको। यह एक पतली एवं सतत परत है। सतत परत का मतलब कंटिन्यूअस लेयर है, ठीक है, इसमें कोई छेद वेद कुछ भी नहीं होता ना, जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, ठीक है। प्राकण का जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब प्राकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं होती हैं, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। कायिक कोशिका बड़ी होती है, कायिक कोशिका जो बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार होता है, बता दिया मैंने आपको। एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। जनन कोशिका छोटी होती है, ठीक है, तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में जनन कोशिका छोटी होती है और किसके? कायिक कोशिका का जो जीव द्रव्य उसमें वो तैरती रहती है। कायिक कोशिका का जीव द्रव्य में ये तैरती रहती है, मैंने आपको बता दिया, देखो कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको मैंने आपको बताई, बस एनसीईआरटी में जितनी चीजें लिखी हैं उनको समझा दिया मैंने आपको। अब एक बार आपको रीडिंग करवा के आपको बस बताना कि मैंने बता दिया है भाई, ठीक है। चलो, यह तुर्कु आकृति की होती है, तुर्कु आकृति स्पिंडल शेप की होती है, बताया मैंने आपको। घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला है, ठीक है, एक केंद्रक होता है। 60% से अधिक जो आवर्त बीजीय पादपों में प्राकण इस दो कोशिका चरण में झड़ते हैं। मैंने आपको बता दिया 60% जो आपके एंजियोस्पर्म है उनके अंदर दो कोशिका, दो साइड वाली जो स्टेज है, दो कोशिका वाली जो स्टेज है उसके अंदर वो झड़ते हैं, ठीक है। उनके अंदर अभी युग्मक नहीं बना, युग्मक कहां बनेगा? फीमेल के पास में जाने के बाद, ठीक है। शेष प्रजातियों में 40% जो बच गई आपकी, शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके विभक्त होकर क्या बना लेगी? प्राकण के झड़ने से पहले ही 3 चरणीय स्टेज में 3 जो सेल वाली स्टेज है उसमें आ जाएगी और क्या क्या बन जाएंगे? 3 सेल कैसे बने? 2 नर युग्मक बन जाएंगे। तो 2 नर युग्मक और एक आपकी कायिक कोशिका, 3 कोशिका होगी, इसलिए 3 सेल स्टेज में उछड़ेंगे। 40% के अंदर ये होता है, 60% के अंदर 2 सेल वाली, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अनेक प्रजातियों के प्राकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं। मैंने आपको बता दिया एलर्जी और श्वसनीय वेदना, अस्थमा, ठीक है। कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ में, जब बाहर से गेहूं इंपोर्ट किया गया, ठीक है, दूसरे देशों से गेहूं मंगवाया गया, उस गेहूं के साथ में क्या आया? एक घास आया जिसको कहते हैं पार्थेनियम, गाजर घास, ठीक है। तो उसके साथ में जो आयातित, भारत में आयातित गेहूं, आयातित मतलब बाहर से आयात किया गया, ठीक है। गेहूं के साथ में आने वाली गाजर घास पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई, जो प्राकण एलर्जी कारक है और इससे क्या होता है? एलर्जी होता है, ठीक है। चलो, प्राकण पोषणों से भरपूर होते हैं। प्राकण जो पोषणों से भरपूर है, पोषण इनमें खूब होता है, इसलिए हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियां, टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पादित गोलियां एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि ये खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों, जो धावक घोड़े होते हैं, जो रेस में भागने वाले जो घोड़े होते हैं, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। ये सारे आपके देखो पोलन प्रोडक्ट्स ऐसे प्रकार के आते हैं, ठीक है। चलो, प्राकण जब एक बार झड़ जाते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता, अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वर्तिकाग्र मतलब फीमेल का जो पार्ट है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं, और मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। वर्तिकाग्र ऊपर का पार्ट फीमेल का, ठीक है। जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से प्राकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? अभी बात करेंगे, मैं आपको बताया जीवन क्षमता कि भाई उनकी कैपेसिटी कब तक रहेगी। प्राकण झड़ने के बाद में फीमेल तक के पास में कितनी देर में पहुंचे तो उसकी कैपेसिटी रहेगी, वो देखो। कौन सा प्राकण कितने समय तक जीवन सम रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत हद तक यह विद्यमान
तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है कि भाई तापमान कैसा है, इस पर भी निर्भर करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है कि सर्दी है, ठीक, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, कुछ अनाजों जैसे धान और गेहूं में अपन को ये याद रखना है, परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी 30 मिनट में खो देते हैं। अगर 30 मिनट जड़ा है, 30 मिनट में अगर वो पहुंच गया फीमेल के पास में तो पहुंच गया, उसके बाद में वो कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, 30 मिनट में ही खो देते हैं। जबकि गुलाबवत जो रोजेसी फैमिली है, लोगमिनेसी है, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली है, कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। ये आपको याद रखनी है, ये 2-3 फैमिली, इनके नाम याद रखने और उनके अंदर महीनों तक रहती है, और गेहूं और धान के अंदर 30 मिनट की रहती है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपने शायद सुना होगा कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों में वीर्य शुक्राणुओं का भंडारण होता है। जैसे मेल के अंदर और जो जानवरों के अंदर, मानव के अंदर और जो जानवरों के अंदर क्या है, जो सीमन है उसको कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो सीमन को स्टोर कर लिया तो फिर क्या है, बाद में उसको काम में लिया जाता है। ठीक है, वैसे ही यहां पर जो है भंडारण किसका किया जाएगा, परागकणों का भी भंडारण किया जाता है। ठीक है, बहुत सी प्रजाति के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, द्रव मतलब लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस में माइनस, ये ध्यान में रखना, ये माइनस वाली बात ध्यान में रखना, प्लस करके देगा वो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, लेकिन माइनस 196 डिग्री है ना, में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। ठीक है, इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार या फिर बीज बैंक, जो सीड बैंक है की भांति पराग भंडारों मतलब पोलन बैंक के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। बाद में इसको अपन अलग अलग जो आपके प्रोग्राम चलते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह काम करते हैं अलग अलग नई नई वैरायटी बनाने में, उसमें इसको काम में लिया जा सकता है। ठीक है, यहां पर अपना जो मेल वाला पार्ट है, मेल का युग्मक भी बना लिया, मेल वाला पार्ट अपन ने पढ़ लिया। फीमेल का भी अपन को युग्मक बनाना है और फीमेल का पार्ट अपन को पढ़ना है। कितना कर सकते हैं एक बार मैं वो देख लेता हूं कि अपन कर सकते हैं अभी या नहीं कर सकते, फिर अपन कल देखते हैं इसको। चलो यार, इसको कल ही देखेंगे वरना ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा और फिर दिक्कत होगी। चलो आज यहां तक ही पढ़ते हैं, इसको अगले भाग में करते हैं फिर कंप्लीट, है ना। तो समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का ऐप का लिंक दे रखा है, वहां पर आप टेस्ट दे सकते हो, डाउनलोड कर लीजिएगा, सब कुछ फ्री है। तो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।